अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया नसीर और मैं हूं अली डार। आज के पाकिस्तान लाइव में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, बहुत सारी अहम खबरों से आज अपडेट करेंगे। सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो है 21 अक्टूबर की टिकट बुक हो गई है। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपको बतानी है। इलेक्शन के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं कि इलेक्शन नहीं, मईशत ज़रूरी है। ये किसका बयान है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी तफसील बताएंगे। जबकि ज़राअत, जनरल स्टोर्स और रियल स्टेट पर टैक्स लगाया गया है, उसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि हल्का बंदियाँ चैलेंज करने का फैसला किया गया है और इसमें क्या डेवलपमेंट्स आएंगे वो भी साथ साथ आपको बताएंगे। और राह चलती खवातीन गैर महफूज हैं। कराची में आए रोज़ ये वाक़यात आ रहे हैं और दिन ब दिन ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर इस पर भी बातचीत करेंगे। अब पाकिस्तान लाइव का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ये अहम खबर है कि शोहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। बुशरा बीबी ने जेल में सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में कहा गया कि माजी के कैदियों की तरह चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया मिलावट ज़दा खुराक शोहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये बुशरा बीबी की जानिब से बयान सामने आया है। बिल्कुल, दरख्वास्त में ज़िम्मेदार मेडिकल अफसर के ज़रिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने की इस्तदा की गई है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम करने की भी ये दरख्वास्त दायर की गई है। शोहर को जेल में खाने के ज़रिए जहर दिया जा सकता है। इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। हमारी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका जिक्र बहुत पहले भी कभी किया गया था कि शायद ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कहीं उनको जेल में जहर ना दे दिया जाए। तो अब बाकायदा तौर पर लीगली उसको उस हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ आदिल सईद अब्बासी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आदिल, कहिएगा क्या दरख्वास्त दी गई है, क्या तफसीलात हैं उसकी? बुशरा बीबी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शोहर को जेल में खाने के अंदर जहर दिया जा सकता है। जिम्मेदार मेडिकल अफसर के जरिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बुशरा बीबी ने सरदार लतीफ़ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई है। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को घर के खाने की इजाजत नहीं दी गई, जैसा कि माजी में कैदियों को सहूलत दी गई। मिलावट ज़दा खुराक शोहर की जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मेरे शोहर को जेल में मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात भी नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। इस दरख्वास्त में कहा गया कि शोहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। वॉल पर एक्सरसाइज की सहूलत भी फराहम की जाए। ये दरख्वास्त जो है बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। जी ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आदिल सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि एफआईए के साइफर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया है। चीफ जस्टिस का साइफर केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ज़रूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। बैरिस्टर सलमान सफदर बोले, हम तो आज तैयार होकर आए थे कि समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो साइफर केस है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक ये केस है। अब ये इसका फैसला महफूज हो चुका है और ये अब इस पे फैसले में ये है कि ये इसकी समाअत जो है वो इन कैमरा होगी या नहीं, इसका फैसला आना अब बाकी है। अभी बिल्कुल फैसला महफूज कर लिया गया, लाइव स्ट्रीमिंग होगी और ज़रूर होगी। ये चीफ जस्टिस के अहम तरीन इस हवाले से रिमार्क्स हैं। लाइव स्ट्रीमिंग उन्होंने बताया कि इसको ज़रूर किया जाएगा और मज़ीद ये हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स हैं। साइफर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर अब फैसला महफूज किया जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के हवाले से अहम फैसला है। लाइव स्ट्रीमिंग होगी और ज़रूर होगी। अब लाइव स्ट्रीमिंग के बाद एक और अहम मामला वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलों पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ केस है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर इस पर फैसला किया जाएगा। 16 अक्टूबर को वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फ्रीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट की केस की तैयारी करने की ये तंबीह है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि बिजली की कीमतों पर केसेस के ढेर हैं। अदालत ने 1090 दरख्वास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है।
जी हाँ, 16 अक्टूबर तक ये समाअत चली गई है और आवाम जो कि रिलीफ के मुंतज़िर है। सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ ये केस है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। तो आज भी ये समाअत हुई है और उस समाअत के बाद हमने देखा कि 16 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ ये केस है, इसके बाद देखना होगा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जो फैसला आएगा उस पर बिजली बिलों में कितना रिलीफ होगा, आवाम के लिए कितना रिलीफ होगा, और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अगर ख़त्म किया जाता है या फिर इसको बरकरार रखा जाता है तो बिजली बिलों पर क्या इसका असर होगा, ये भी देखा जाएगा। बिल्कुल, तमाम फ्रीकैन को कहा गया आने के लिए और बिजली की कीमतों पर केसेस के ढेर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। 1090 दरख्वास्तों पर समाअत के हवाले से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ ये समाअत है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर इस पर फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से वाज़ेह कर दिया। आगे बढ़ें और अब बात करें कुछ सियासी ख़बरों के हवाले से। तो नाजरीन, JUI फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन की बजाय मईशत को ज़रूरी करार दे दिया है। उनका कहना है कि इलेक्शन मसला नहीं है, देखना है कि मुल्क को कैसे बरकरार रखा जाए। ये उनके जानिब से कहा गया। इस वक्त इंतखाबात नहीं, मुल्क की मईशत बेहतर होना ज़रूरी है। अगर मईशत तबाह हो जाए तो मुल्क अपना वजूद खो बैठते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी के आखिर में इंतखाबात मुश्किल हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल हो चुका है। फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया, जब तक PTI के आने की बातें होंगी दोस्त मुल्क मदद नहीं करेंगे। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पहले इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फ़ौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपना वजूद खो बैठते हैं। कौम को भी इसका पूरा शऊर है और वो ये जानते हैं कि इस मुश्किल में हमें किसने डाला है। एक दफ़ा पहाड़ की चोटी से आप गिर गए तो आप ये सोचते हैं कि मैं फ़लानी जगह पे रुक जाऊंगा, फ़लानी, फिर आप जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, किस खाई में पहुँचेंगे आप। तो इस तरीके से उन्होंने मुल्क को मारा है। इसी अहम बयान के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ JUI के अहम रहनुमा मौजूद हैं इस वक्त, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहला सवाल आपसे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि JUI जनवरी में इंतखाबात की मुखालफत कर रही है। खुलकर ये कह दिया गया आपके कायद की जानिब से मुल्क की मईशत बेहतर होना ज़रूरी है, वजह ये बताई जा रही है। क्या आप ये समझते हैं कि निगरान हुकूमत का ये काम है कि वो मईशत को बेहतर बनाए, और इसके अलावा ये भी बताइएगा क्या बर वक्त इंतखाबात के बाद आप इक़्तिदार में आकर मईशत को बेहतर नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला तो है ना, मईशत का मसला है। ये जब से मियां नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया उस वक्त से ये मसला है। तो शायद खान साहब के ज़माने में मईशत ठीक नहीं हो सकी, और इमरान खान साहब के ज़माने के अंदर मईशत और गिर गई, और 16 महीनों में जो मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो आप देख रहे हैं। तो इससे तो ये लगता है कि मईशत जो है वो मुल्क की सालमियत से जुड़ गई है। अगर मुल्क की सालमियत ज़रूरी है तो फिर मईशत भी ज़रूरी है। तो ऐसे मौक़े आते हैं कि जहाँ बात बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर लेती है और सवाल पैदा होता है कि क्या अब मुल्क सालिम रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस वक्त कोई भी माकूल आदमी ये नहीं कहता कि जी अगर अब इलेक्शन होंगे तो मुल्क सालिम रहेगा। ठीक है, रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मुल्तान में नवाज शरीफ की शख्सियत पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, उनका यह मौक़िफ़ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर सियासतदान को लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बात का तहफ़्फ़ुज़ात का बहुत बार इज़हार उन्होंने किया, और आज एक बार फिर वो ये बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जो है वो उस पर ज़रूर बराबरी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि सियासी जमातों को भी मुस्बत किरदार अदा करना है, और डेफिनेटली अफ़गानिस्तान का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ज़रूरी है, इस खित्ते में स्टेबिलिटी के हवाले से। इससे पहले हम बात कर रहे थे JUI फे के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, और मौलाना फजल रहमान ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वो कहते हैं कि मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे हैं, ये कह लीजिए कि वो इलेक्शन चाहते नहीं हैं। उन्होंने मुखालफत की है बेसिकली इलेक्शन की, कि इलेक्शन की बजाय मईशत को उन्होंने ज़रूरी करार दिया। वो कहते हैं इस वक्त इंतखाबात नहीं, मुल्क की मईशत बेहतर होना ज़रूरी है। अगर मईशत तबाह हो जाए तो मुल्क अपने वजूद खो बैठते हैं। इस पर हमने JUI के रहनुमा से भी बात की थी। और अली, सबसे बड़ी बात कि मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट हो।
اب یہ جو ہے کہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں مذاکرات ہوں گے IMF کے ساتھ، جس پر وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کرے گی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مذاکرات کا مقصد یہی ہے کہ عام انتخابات ہوں گے، جب کوئی انتخابی جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جب آئے گی تو اس کے بعد اس کے پاس ایک مکمل روڈ میپ ہوگا، جس روڈ میپ کو وہ چلا کے معیشت کی بہتری لے کے آئے گی، ایک سمت لے کر آئے گی۔ اور مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان کتنا امپورٹنٹ ہے اور ان کی بیان دینے کی کیا وجہ ہے، یہ سمجھنے سے بالکل وہ اس وقت تو جنوری میں انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے انتخابات، کیونکہ وہ معیشت پر فوکس کریں کہ معیشت کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ لیکن امپورٹنٹلی جو میں نے مفتی کفایت اللہ صاحب سے سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ جنوری کے اندر الیکشن کی مخالفت کرتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں نہیں ہونے چاہیے، معیشت ضروری ہے، لیکن جو نگران حکومت ہے اس کا کام ہے بر وقت انتخابات کروانا، معیشت کے اوپر ان کا کام نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کا الیکشن کروانا مین رول ہے۔ تو آپ اگر بر وقت انتخابات کرواتے ہیں تو آپ پاور میں آئیں اور معیشت کے لیے آپ کام کریں۔ انتخابات پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کچھ اس کے اثرات بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا حلقہ بندیاں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ ہے، پنجاب کے مختلف اضلاع کی حلقہ بندیاں چیلنج کی جائیں گی۔ حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کے لیے پیپلز لائرز فورم سینٹرل پنجاب کی ڈسٹرکٹ لیڈر کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں، ہدایت جاری۔ راولپنڈی، اٹک، چکوال، پاک پتن، حافظ آباد اور سیالکوٹ کی حلقہ بندیاں چیلنج کی گئی ہیں۔ تو یقیناً کچھ تحفظات ہیں کہ جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کب عدالت جائے گا، اپیل لے کے جائے گا اور آگے کیا جو ہے یہ پروسیس چلے گا۔ بالکل مختلف اضلاع کے حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ لیگل جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی قائم کر دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیاں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا یہ اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں تاج حیدر۔ بہت شکریہ تاج حیدر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ کچھ ابھی ریسنٹ اگر آپ نے سنا ہو تو گفتگو کی جا رہی تھی یوسف رضا گیلانی کی جانب سے، انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ ہر سیاستدان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ ایک تو اس کی ذرا وضاحت کر سکتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے، کس سطح پر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے، ذرا ایلیبوریٹ پلیز کر دیجیے گا۔ نہیں، وہ جو ایک تو بڑی لمبی پری پول ریگنگ ہوئی ہے، آبادیوں کو کم کیا گیا، پھر جو CCI کے لیول پہ نوٹیفائی کی ہوئی جو آبادیاں تھیں وہ بدل گئی۔ اب جو مسلسل ہمارے سیل کے پاس آ رہی ہیں شکایتیں ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں، جن کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ شکایات مرتب ہو رہی ہیں۔ پھر جو فنڈز اپرووڈ پروجیکٹس کے جاری کیے گئے جو دینے تھے، جیسے سب سے پہلے وہ تھا جو ہم مکانات بنا رہے تھے ان کے لیے جو فلڈ افیکٹڈ لوگ تھے اور سولر پلانٹس لگا رہے تھے، سولر پینل مکانوں کے اوپر، تو وہ بھی پروگرام ہمارا رک گیا تھا۔ صرف 50,000 گھر ہم بنا سکے تھے، صرف 2 لاکھ پینلز لگا چکے تھے، جبکہ 20 لاکھ گھر بنانے ہیں اور 21 لاکھ گھروں پہ پینلز لگانی ہیں۔ تاج حیدر صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی حلقہ بندیاں چیلنج کرتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر تو یہ ایک ڈیلے نہیں آ جائے گا، اور اگر کیا آپ کے تحفظات دور نہیں ہوتے تو آپ الیکشن کو قبول کرتے ہیں جنوری میں؟ نہیں، ہائی کورٹ میں جانے کی بات نہیں ہے۔ پہلی تو یہ کہ 1 مہینہ دیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، اس میں بھی جو ہماری پارلیمنٹری افیئرز کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ صاحب کیونکہ جو شکایات ہیں وہ تو انڈیویجول ہیں، حلقوں کی ہیں، تو وہ ہفتے بھر کے اندر لی جا سکتی ہیں، تو یہاں 23 دن بچائے جا سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو اصولی طور پہ تو انہوں نے کہا، لیکن ان کا صاحب یہ رول بیچ میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے شاید ہمیں 1 مہینہ دینا پڑے۔ اس کے بعد 1 مہینہ انہوں نے ان شکایات کی سنوائی کر رکھا ہے اور پھر اپنا وہ تمام مکمل کر رہے ہیں 30 نومبر کو، تو مزید ڈیلے کا اس میں کوئی سلسلہ نہیں۔ ٹھیک ہے تاج حیدر صاحب، ویری لاسٹ کویسچن، کوئکلی آنسر کر دیجیے گا کہ اگر آپ کے تحفظات دور نہیں ہوتے تو جنوری میں انتخابات کے لیے آپ تیار ہیں؟ نہیں، ہم تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں، آپ کل کرا لیں۔ ہماری کوشش تو صرف یہ ہے کہ انتخابات جو ہے وہ اس میں تیاری کی کوئی بات نہیں، یعنی 3 سال سے تو ہم مینیفیسٹو پہ اور اکنامک ریوائیول۔ تاج صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، آپ کے اتحادی رہ چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن، وہ جنوری میں الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی معیشت ضروری ہے، آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟
دیکھیے قبلہ مولانا جو ہیں حضرت وہ ہمیشہ رہنمائی کرتے رہے ہیں اور ان کے لیے بڑی عزت ہے دل میں، لیکن یہ کہ جو ایک پہلے بات تھی کہ وہ اور ہر ایک کہہ رہا تھا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، صرف میں اکیلا تھا جو کہہ رہا تھا کہ جی معاشی استحکام کیجئے نہیں تو یہ پوری عمارت بیٹھ جائے گی سیاست۔ خیر بہرحال اب حضرت مولانا یہ فرما رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ الیکشن میں تاخیر کی بات کر رہے ہیں، ہمارا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم تو سینٹ کا اجلاس نہیں بلا پا رہے، ریکوزیشن نہیں کرا پا رہے، اور اس میں یعنی لوگوں کی کیا حالت ہے، ہم نے جی اسی حالت پہ بات کرنے کے لیے اگر وہ جی معاشی حالات کو ایک وجہ بتا رہے ہیں جی یہ بالکل یہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے معاشی حالات کی وجہ بتائی جا رہی ہے اور وہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں جنرل الیکشنز کی۔ انہوں نے ہماری ریکویزیشن پہ دستخط نہیں کیا تھا، وہ نہیں۔ ٹھیک ہے سینیٹر تاج حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ کا موقف آ گیا۔ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے بالکل تیار ہے، بلکہ انہوں نے بلکہ بات کر دی ہے بے شک آپ الیکشن کل کروا لیں، ہم تو کل بھی الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تحفظات ہے جو کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دور ہو جائے الیکشن سے پہلے۔ تو آگے بڑھے، الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو نواز شریف وطن واپسی کے لیے اڑان بھرنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ 21 اکتوبر کی ٹکٹ بک کروا لی گئی ہے۔ لندن سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتریں گے نواز شریف۔ آپ کو بتائیں کہ 21 اکتوبر کو ہی ابوظہبی سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے اور ٹائم بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس ٹائم وہ پاکستان لینڈ کریں گے۔ قائد مسلم لیگ نون نے نجی ایئر لائن کی بزنس کلاس سے ٹکٹ بک کروائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ لاہور ایئرپورٹ پر شام 6:25 پر لینڈنگ ہوگی۔ تو نواز شریف جو کہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، ٹائم بھی پتہ چل چکا ہے کہ کس ٹائم پر نواز شریف جو ہے وہ وطن واپس آئیں گے۔ نون لیگ کے تمام جو رہنما جو ان کے قائدین ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں ان سب کو جو ہے نواز شریف کی جو ہے واپسی کا انتظار ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان کے اپنے نمائندے زہیب قاسمی سے، زہیب ڈیٹیل سے جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے 21 اکتوبر کا اعلان کیا گیا جس کے بعد پاکستان میں مسلم لیگ نون کافی متحرک ہے اور جلسوں کا اور میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تاہم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں 21 اکتوبر کی ٹکٹ جو ہے وہ بک کروا چکے ہیں۔ ان کے لیے جو ٹکٹ بک کروائی گئی ہے وہ نجی ایئر لائن کی ہے اور وہ لندن سے جو ہے 21 اکتوبر کو لندن سے ابوظہبی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ہے وہ پرواز پہلی لیں گے اور اس کے بعد ابوظہبی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لاہور کے لیے پرواز جو ہے ان کی آئے گی اور بزنس کلاس جو ہے ان کے لیے بک کی گئی ہے نجی ایئر لائن کی، اور بزنس کلاس ہے وہ جو ابوظہبی سے پاکستان پہنچنے کا وقت ہے وہ 6:25 کا ہے اس فلائٹ کا، اور پاکستان 21 اکتوبر کو وہ 6:25 پر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، زہیب قاسم ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ نون لیگ کے رہنما رانا احسان افضل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رانا احسان افضل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نواز شریف بالآخر جو ہیں واپس آ رہے ہیں، 21 اکتوبر کی ڈیٹ ہے اور اب ٹائم بھی بتا دیا گیا ہے وہ کب پر لینڈ کریں گے، اور کل ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی واپسی کے ساتھ اب جلسوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور اس میں بیانیہ بھی کافی کلیئر ہو چکا ہے۔ کیا کہیں گے سب سے پہلے اس حوالے سے؟ جی بالکل، میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو شام لاہور پہنچ جائیں گے اور پھر وہ مینار پاکستان آئیں گے جہاں وہ ایک ہسٹورک خطاب کریں گے۔ ملک کا آگے ڈائریکشن کس طریقے سے ہم نے مہنگائی کو قابو کرنا ہے، غربت کا خاتمہ کرنا ہے اور ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے، اور آگے کا لائے عمل وہ اپنا بتائیں گے اور ایک بھرپور اور ہسٹورک ویلکم ان کو دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف اب پاکستان کی امید ہیں اور جس طرح پہلے بحرانوں سے انہوں نے نکالا، آج ہمیں امید ہے کہ پوری قوم جو ہے ان کی لیڈرشپ کے اندر یکجہت ہو جائے گی اور ہم ان مسائل سے جو ہے وہ لڑیں گے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ پھر لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا رانا احسان افضل صاحب، فضل الرحمان کا بیان بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ معیشت الیکشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو الیکشن کا ڈیلے ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ آئینی اور قانونی وجہ ہے کہ سینسز اور ڈیلیمیٹیشن ابھی ہونے جا رہی ہے۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا 30 نومبر کو، پھر آئین کے مطابق 60 دنوں کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اور جہاں تک وہ بات کرتے ہیں موسم کی اور سیکیورٹی کی سچویشن کی، تو یہ انتظامیہ کا فرض ہے کہ ان چیزوں کو وہ ڈیل کرے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو ضرور ڈیل کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ودن 60 days الیکشن ہونا چاہیے۔ آگے اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر اس سے آگے جاتا ہے
تو پھر بہت ساری کنفیوژن اور آپ نے جس طرح کہا کہ اگر الیکشن آگے جاتے ہیں، اسی پر ہم آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے اس سے؟ یہ میرا نہیں خیال اس سے افیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ ایک آئینی قانونی معاملہ ہے، تو عدالتیں بھی اس کو جو ہے وہ اون کریں گی، لیکن اس کے بعد 60 دنوں کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ جلسہ ہوا، مریم نواز صاحبہ نے بھرپور جلسہ کیا، لیکن اس پر کچھ تنقید بھی سامنے آ رہی ہے کہ جلسہ گلی میں کیا گیا، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ایک تو اس کی وضاحت کر دیجیے گا کہ جلسہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے ملک اور قوم کو مسائل سے نکالنے کا ایجنڈا تیار کر لیا ہے، یہ مریم صاحبہ نے کہا۔ یہ بتائیے گا کیا ایجنڈا ہے ان کے پاس، اور یہ 16 ماہ کے اندر وہ ایجنڈا استعمال کیوں نہیں کیا گیا جب حکومت میں تھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جلسہ نہیں تھا، یہ کارنر میٹنگز ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں حلقوں کے اندر جا رہی ہیں اور کارنر میٹنگز کر رہی ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں بھی وہ کارنر میٹنگز کریں گی، ریلیز کریں گی، حلقوں کے اندر جائیں گی۔ تو حلقوں کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں اور اسی طرح یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جلسہ جو ہے وہ ہمارا 21 اکتوبر کو ہوگا، اور وہ ایک پاکستان کا تاریخی جلسہ ہوگا۔ جہاں تک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 21 اکتوبر کو ایک شاندار جلسہ ہوگا، اور ابھی جو ہے یہ کارنر میٹنگز ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے نون لیگ کے رہنما رانا احسان افضل، ہمارے نمائندے زہیب قاسمی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اہم خبر ہے یہاں پر کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا دیا ہے، عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 کیسز میں درخواست ضمانت خارج ہونے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے متعلقہ عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم دے دیا ہے۔ عادل عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل، کیا فیصلہ سامنے آیا؟ امپورٹنٹ فیصلہ ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی عادل، مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی 9 درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی 9 درخواست ضمانت خارج ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ سیشن عدالت کی جانب سے یہ درخواستیں جو کی بنیاد پر خارج کر دی گئی تھی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف نے یہ ضمانتیں جو ہے اس کا چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 کیسز میں درخواست ضمانت خارج ہونے کے فیصلے کے حوالے سے فیصلہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، عادل سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ عادل، کیا تفصیلات ہیں اس فیصلے میں؟ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی 9 درخواست ضمانت پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کی 9 کیسز میں درخواست ضمانت خارج ہونے کا فیصلہ جو ہے سیشن عدالت کا فیصلہ وہ معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے متعلقہ عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے۔ سیشن عدالت نے عدم پیشی کی بنیاد پر یہ ضمانتیں جو ہیں 9 کیسز میں ضمانتیں خارج کر دی تھی، جس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیشن عدالت کا فیصلہ 9 کیسز کی بھی ڈیٹیلز شیئر کر سکیں گے؟ یہ 9 کیسز کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، یہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق یہ جو 9 کیسز ہیں وہ بنائے گئے تھے۔ 6 کیسز جو ہیں وہ سیشن عدالت میں تھے، جبکہ 3 کیسز جو ہیں وہ دہشت گردی کی عدالت میں تھے۔ دہشت گردی دفعات کے تحت 3 کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے تھے، اور یہ ان 9 کیسز میں ضمانتیں جو ہے وہ عدم پیشی کی بنیاد پر چیئرمین تحریک انصاف کی خارج کر دی گئی تھی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے یہ 9 کیسز میں ضمانت کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کیا گیا تھا، اور وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے محفوظ کیا گیا تھا۔ عادل، آپ کا یقیناً جو ہے وہ قانونی ماہرین سے جو ہے بات چیت بھی ہوتی ہوگی، تو کیا کہہ رہے ہیں ان کی جانب سے کہ دوبارہ کیس جب سنے جائیں گے تو کیا ملزم کا وہاں عدالت میں پیش ہونا لازم ہے؟ کہ اسی بنیاد پر جو ہے وہ ضمانتیں خارج کی گئی تھی کہ ضمانت جب ہوتی ہے، عبوری ضمانت جب ہوتی ہے تو ملزم کا پیش ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ فیصلہ جو ہے سنایا گیا تھا۔ سیشن عدالت اور دہشت گردی عدالت کی جانب سے ضمانتیں جو ہے وہ خارج کی گئی تھی۔ قانونی ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ ضمانتیں جو خارج ہوئی ہیں وہ ٹھیک خارج ہوئی تھی، کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ پیش تو نہیں ہوئے تھے، اور عدم پیشی کی بنیاد پر یہ ضمانتیں جو ہیں وہ خارج ہوئی تھی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کیا گیا تھا، اور اب
اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ یہ کیسز جو ہیں سیشن عدالت اور 3 کیسز جو ہیں وہ دہشت گردی عدالت کو دوبارہ سننے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے اور دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کا حکم جو ہے. عادل، بہت سارے ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو معاملے کا پتہ ہونا چاہیے. یہ ذرا دوبارہ بتائیے گا کہ کون کون سے 9 کیسز تھے جن میں یہ فیصلہ سامنے آیا؟ دیکھیے، چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کے واقعات سے متعلق جو 9 کیسز ہیں وہ بنائے گئے تھے، جن میں 3 جو کیسز ہیں وہ دہشت گردی دفعات کے تحت ہے، جبکہ جو 6 کیسز تھے وہ سیشن عدالت میں زیر سماعت تھے. عبوری ضمانتیں تھی چیئرمین تحریک انصاف کی ان کیسز میں، جس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ جیل میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد وہ پیش نہیں ہو سکے تھے عدالت میں. لہذا عدالت کی جانب سے، سیشن عدالت اور دہشت گردی عدالت کی جانب سے یہ ضمانتیں جو ہیں عدم پیشی کی بنیاد پر خارج کر دی گئی تھی. اس کے بعد ٹھیک ہے عادل، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے، ہمیں جوائن کیے حافظ احسان، ماہر قانون ہے، ان سے بات کرتے ہیں. حافظ احسان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک بڑا اہم یہ ڈیولپمنٹ سامنے ہے، عدالت نے متعلقہ عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم جاری کر دیا ہے اور یہ اب محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا. کیا کہیں گے آپ، کیسا دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. جو پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اور جس کے اندر اگر آپ پری ارسٹ بیل کو اپلائی کرتے ہیں اور جو بھی ریلیونٹ کورٹ ہے، چاہے وہ آپ کی اینٹی ٹیررزم والی کورٹ ہوتی ہے یا اس کے بعد آپ کی ریگولر کورٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر اگر آپ پری ارسٹ بیل کو فائل کرتے ہیں تو آپ کا عدالت کے اندر حاضر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اسی لیے یہ ہے کہ جب آپ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہوتے کسی ایک پیشی کے اوپر، تو عدالت جو ہے اس کیس کو نان پریزنس کی وجہ سے اس ضمانت کو خارج کر دیتی ہے. اب یہی چیزیں جو تھیں، جو سارے کیسز تھے، وہ جب نیچے والی عدالتوں میں تھے جس میں ریگولر کورٹس بھی تھیں اور آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹ بھی تھی، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ پیش نہیں ہوئے تو عدالتوں نے ان ضمانتوں کو خارج کر دیا. اب یہ چیزیں جو تھیں وہاں پہ آئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی آپ ان کیسز کو سنیں اور میرٹ کے اوپر آپ اس کا فیصلہ کریں. اب عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے لیے اب یہ ہوگا کہ جب یہ واپس کیسز جائیں گے کنسرن کورٹس کے اندر تو وہ میرٹس کے اوپر اس کا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، حافظ احسان ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. عادل سید عباسی، آپ نے بھی ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. دیگر اہم ایشوز پہ ڈسکس ہوں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹی وی شو جھگڑے کا یہ کیس ہے. پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے رکن شیر افضل مروت نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست ضمانت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سکندر خان کی عدالت میں دائر کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ شیر افضل مروت کے خلاف سینیٹر افنان اللہ کی درخواست پر تھانہ آپارہ میں یہ مقدمہ درج تھا اور اب ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور ہو چکی ہے. بالکل، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹی وی شو جھگڑے کا ایک کیس ہے اور پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے رکن شیر افضل مروت نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور ہو چکی ہے. درخواست ضمانت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سکندر خان کی عدالت میں دائر کی گئی تھی، جس پر ڈیولپمنٹ یہ ہے شیر افضل مروت کے خلاف سینیٹر افنان اللہ کی درخواست پر تھانہ اپارہ میں مقدمہ بھی اس وقت درج ہے اور بہت سارے اہم سوالات اس معاملے سے سامنے آ رہے ہیں کہ اس لیگل جو یہ جھگڑا لیگل شکل اختیار کر چکا ہے اس کی کیا معاملہ سامنے آئے گا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں جن کا یہ جھگڑا ہے، جن کا یہ معاملہ ہے. افنان صاحب کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پہلا امپورٹنٹ کویسچن جو سب سے زیادہ ضروری آپ سے جاننا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا ٹیمپر لوز کر گئے؟ آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ شو کے اندر دیکھ رہے تھے، ایسی کیا چیز آپ کے ساتھ ہو گئی کہ آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا؟ یہ تو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو پہ، اور بات ٹیمپر لوز کرنے کی نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ تسلسل سے 17 ماہ سے بڑا ظلم ہو رہا ہے اور سارے لوگ، سارے سرکاری ادارے ہمارے خلاف ٹیمپر لوز کر چکے ہیں. جو لالسنس، لاقانونیت، ظلم و جبر روا رکھا گیا ہے اس پہ بھی پاکستانیوں کو، خصوصاً میڈیا کو نظر رکھنی چاہیے. نہ گھر کا تقدس رہا ہے، نہ بچوں پہ کوئی شفقت رہی ہے اور نہ خواتین کی پردہ داری کا کوئی احساس ہے، نہ انسانوں کی لبرٹی کا کوئی لوگوں کو. مروت صاحب، جب ٹیبل سے نیچے گرے اس کے بعد کی کہانی کیا ہے؟ تب کیا معاملہ ہوا؟ لوگوں کو وہ نہیں پتا. ہم تو ٹیبل پہ نہیں بیٹھے تھے. نہیں، ٹیبل سے نیچے گر گئے جب آپ کا جھگڑا ہوا اور آپ ٹیبل سے نیچے گر گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ چیئر سے نیچے جب آپ آ گئے تو پھر کیا ہوا؟
नहीं, न चेयर थी न टेबल था, आपको किसी ने गलत बताया। नहीं वीडियो में मरवत साहब वीडियो में नजर आ रहा है ना कि जब आप लोग नीचे गिर गए झगड़ा करते करते तो नजर नहीं आया, उसके बाद नीचे क्या हुआ वो मामला क्या था? जावेद चौधरी साहब ने भी कहा कि आप पर तशद्दुद हुआ, कोई मुख्तलिफ कहानियां सामने आ रही हैं, तो आप बताएं हकायक क्या हैं? मैंने तो बताया हुआ है, जावेद साहब और बकाया जर्नलिस्ट साहिबान ने उस थप्पड़ को जस्टिफाई करने के लिए उसको सुपरमैन बना दिया है। तो लिहाजा FIR में तो उन्होंने ये लिखा है कि मुझे जो है इन्होंने मारा है, मैं बेहोश हो गया था और मैं जख्मी हो गया हूँ। ये उसका अपना वर्जन है। अब जावेद चौधरी को मानेंगे या उसको मानेंगे जो खुद कह रहा है? फिर FIR इसी चार्जेस पे इसने मेरे खिलाफ की है कि मैंने इनको कत्ल करने की धमकियां दी। शेर अफजल साहब, इसलिए आपको दावत दिया, आपका मौक़िफ़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सही हकायक बता सकते हैं कि हुआ क्या था? जो हुआ है वो कैमरे में सब नजर आया है, और इसी पे आपने पहला सवाल किया कि टेम्पर क्यों लूज किया। लोगों को आपको ये भी देखना चाहिए ना, जो हमारे साथ लोगों ने टेम्पर लूज किया हुआ है पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो जुल्म जबर हमारे साथ रवा है, कौम को वो भी देखना चाहिए ना। और ऊपर से ये बैठ के जो है कवाली शुरू कर दें कि आरामखोर और यहूदी और इब्न यहूदी और फला, तो ये इन हालात में, बिलखसूस इन हालात में जब हम जुल्म और सितम का शिकार है, कोई हमारा मजाक न उड़ाए और न कोई हमारे लीडर की तमीन करे। तो मरवत साहब, उन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा जिस पे आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया और आपने लाइव शो के अंदर उनको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद जब आप चेयर से नीचे गिर जाते हैं तो मुख्तलिफ कहानियाँ चल रही हैं। कोई कह रहा है जी कि अफनानुल्लाह साहब ने बहुत मारा, वो ब्लैक बेल्ट हैं और आप वहाँ से भाग गए। कोई कह रहा नहीं शेर अफजल ने बहुत मारा, उनको ज़ख्म दे दिए अफनान साहब को। तो असल मामला क्या है वो बता सकते हैं आप? मैं आपको क्या बताऊँ, 5 दिन से इसी चीज पे बोल बोल के थक गए हैं। अब ये किस्सा किसने किसको मारा, ये दूसरा सवाल बना है। पहला तो ये कि जो नजर आ रहा है वो वहाँ पे किसने किसको मारा है। लिहाजा ये इस पे मैंने लीगल नोटिस दिए हैं 3 जर्नलिस्ट को। और मरवत साहब, आपने जमानत भी करवा ली है, दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई आपकी? जी हाँ, अभी उनको अदालत तलब करेगी ना, उनसे पूछेगी। 3 बयान है मुद्दई के। पहला बयान इसका ये है कि मुझे मारा है, दूसरा बयान उसका ये है कि मुझे मार मार के अदमुआ किया, जख्मी किया और मैं बेहोश हो गया। तीसरा बयान उनका ये है कि नहीं, मैंने मारा है और मैंने फलां किया और मैंने इसको भगाया और फेंटी लगाई। लिहाजा अदालत उससे पूछेगी। अगर वो ये कहता है कि मैंने मारा है, फिर तो ये खुद मुल्जिम बनता है, जमानत करानी होगी इसको। और अगर ये कहता है कि मैंने मार खाई है, तो फिर ये सब झूठ बोल रहे थे। तो मरवत साहब कोई मफाहमत कर सकते हैं आप? कोई सुलह सफाई वाला मामला कर सकते हैं उनके साथ? मफाहमत तो हम लोगों की कराते रहते हैं, तो मफाहमत में कोई बुराई नहीं है। नहीं, दोबारा अगर आपको शो में बुलाते हैं, वो अफनान साहब को भी वो मदऊ करते हैं, तो क्या आप उनके साथ दोबारा शो में बैठ सकते हैं? माशाल्लाह, हर जगह हर वक्त। अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन, जावेद चौधरी साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनका अगर थोड़ा सा हम रोल की बात करें, सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं कि जी जावेद चौधरी साहब ने छुड़वाया नहीं या उन्होंने लड़ाई होने दी, टोका नहीं, तो उनके रोल के हवाले से आप कैसा उनका रोल देखते हैं इस पूरे मामले में? उनका रोल मकरूह था। उन्होंने ये जो बातें हो रही थी, जो झगड़ा बन रहा था, उनको चाहिए था कि इनको रोकते या शो बंद कर देते, क्योंकि बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था कि हाथापाई होने वाली है। तो लिहाजा वो मतलब ये है कि ये हमारे लिए तो बदनामी का बाइस बना। जावेद चौधरी साहब को तो बड़ा फायदा दे गया। अच्छा, तो मरवत साहब ये भी कहिएगा, लीगली आप अब इस केस को प्रोसीड करेंगे, प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे और आप चाहते हैं इसके ऊपर इंसाफ होना चाहिए? हाँ, मैं फाइट करूंगा। मैंने आज अदालत में भी जज साहब को सारी बातें बताई है। उधर मैंने जब बेल की, मैंने कहा ये हुआ है, तो लिहाजा मैं कोई चीज मख्फी नहीं रखता हूँ। और न मैं ये हूँ कि मैं अभी आपको कहूँ कि मैंने चमेट नहीं मारी है। मतलब ये जो सच है, जो नजर आ रहा है, वो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहा हूँ। मरवत साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं हम, आपने में वक्त दिया आज। डेफिनेटली बहुत सारे सवालात हैं, लोग जानना चाहते हैं, आपसे करना चाहते हैं। शुहेब शाहीन साहब के साथ आपके क्या मसाइल चल रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि PTI के अंदर भी कुछ इख्तलाफात हैं, तो वो आपको कोई गद्दार भी कहा जाता है, कोई बहुत सारी ऐसी बातें भी चल रही हैं। इनको गद्दार कहा जाता है? शुहेब शाहीन के हवाले से आपने कहा ना कि ये गद्दार हैं, ये मौक़िफ़ चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। मसला जो है, पार्टी ने मुझे कहा है कि अपनी दिया से दूर रखें, क्योंकि खान साहब के नोटिस में ले आया, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब को तफवीज़ कर दिया है और इन दोनों ने मुझे हिदायत की है कि अब इस पे मजीद न बोले। तो लिहाजा
ये मेरी पार्टी की भी डिसिप्लिन की पाबंदी है कि मैं इस इशू पे मजीद कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, इस इशू पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरा मामला जिस पर हम बात कर रहे थे अफनान साहब के हवाले से, मरवत साहब, उन्होंने जो दरख्वास्त दी आपके ख़िलाफ़ उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें मेंशन की हैं कि उनको बहुत चोटें आई हैं, बहुत ज़ख़म उनको आए हैं आपके उस तशद्दुद की वजह से। समझते हैं आपके ये मामला टीवी पर नहीं होना चाहिए था, या अच्छा प्रेशर नहीं जाता? बात ये है कि पहले तो ये जो उन्होंने दरख्वास्त दी है, इन्होंने तो जावेद चौधरी, मंसूर अली खान और बादामी साहब को जुटलाया है। उन्होंने तो पहले सुपरमैन और ब्लैक बेल्ट बनाया था, आगे से इन हजरत ने कहा कि नहीं मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे चोटें पड़ी है। तो लिहाजा सबसे पहले ये हजरात जो मेरे खिलाफ इलाक कर रहे थे मुसलसल, ये वजाहत देना कौम को कि अब इनका बयानिया किधर खड़ा है। इस शख्स का रोल है वो खुद तरदीद कर रहा है उनके बयानिए की। इनका मकसद ये था, पहले इनको ये सोच आ गई कि नहीं जी हमने इस तरीके से इस खिफत को मिटाना है। बाद में उनको सोच आ गई कि नहीं जी ये तो फिर हमारा केस नहीं बन सकता है, तो फिर कत्ल की धमकी भी आ गई, बेहोश भी हो गया, जख्मी भी हो गया। ठीक है शेर अफजल मरवत साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर अब बहुत सारे सवालात थे जो आपसे हमने किए और बहुत सारी चीज़ें जो लोग जिनके जवाब गढ़ी जाती हैं सोशल मीडिया पर, फेक प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर आपका मौक़िफ़ डेफिनेटली जो सामने आकर आप दे रहे हैं अवाम को, वो सबसे ज़्यादा राइट और ऑथेंटिक होगा। और ऐसे ही आपका जो एक सवाल था मुफाहमत का, उस पर उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि अगर मुफाहमत होती है तो वो इसके लिए जो है ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और नाज़रीन एक और ख़बर है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों में जो है वो मुकर्रर करने का मामला है। वफाक के नोटिफिकेशन के मुताबिक दायर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज हो चुका है। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया है। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया है। बिल्कुल, जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि दीगर दरख्वास्तों को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस अरसाल करते हैं। 2 रुकनी बेंच ने दीगर दरख्वास्तों को सिंगल बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी है। वफाकी हुकूमत के वकील ने ये दलाइल दिए कि चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, तो डेफिनेटली कहाँ मामला है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का ये मामला है। वफाक के नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। दीगर दरख्वास्तों को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस अरसाल करते हैं और ये अहम फैसला किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे सुलेमान आवान से। सुलेमान, फैसला महफूज हो चुका है, कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा? आज बिल्कुल अदालत ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने की वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने एक ही नोयत के मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाक हुकूमत चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं रखती। 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियारात जो है वो सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत का कीमतों का तयन से मुतल्लिक नोटिफिकेशन बदनीति पर मबनी है। वफाकी हुकूमत ने वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का मुकम्मल इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों की रोशनी में वफाकी हुकूमत को कीमतें मुकर्रर करने का हुक्म दिया है, जिससे शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया, जो कि कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। जी, 2 रुकनी बेंच ने जो है दरख्वास्तों पर समाअत की और कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि ये फैसला सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुलेमान अवान, हमारे साथ मौजूद थे। खबरें और भी हैं, नाज़रीन तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। पाकिस्तान लाइव के सेकंड आवर में खुश आमदीद। फर्स्ट आवर में बहुत सी अहम जो थी खबरें जो थी हमने डिस्कस की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्शन पर बयानात जो थे मौलाना फजल रहमान या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी उस हवाले से जिक्र किया, और साथ ही साथ हमने इससे पिछले घंटे में जो है वो शेर अफजल मरवत से भी खुसूसी बात की और उनकी जो ज़मानत है उस हवाले से उनका मौक़िफ़ भी जो है वो हमने सामने रखा था। बिल्कुल, बहुत डिटेल उनसे बातचीत हुई। और एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर आप बात करें तहरीक इंसाफ की, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 केसेस में दरख्वास्त ज़मानत खारिज करने का फैसला मुअत्तल हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत का मुतल्लिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ज़मानत की 9 दरख्वास्तों को दोबारा सुने। चेयरमैन PTI की 6 ज़मानतें सेशन अदालत और 3 इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने खारिज की थी। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आदिल अब्बासी, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई के जो केसेस थे, 9 दरख्वास्तें थी, उनमें जमानत की दरख्वास्तें और ये सेशन और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले थे, जमानत खारिज होने के फैसले जिन्हें चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से। उन जो जमानत की दरख्वास्तें थी उन पर फैसला महफूज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
दो रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला जो है महफूज किया था और आज ये फैसला सुना दिया गया है और ये जमानतें खारिज होने का जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा है कि ये जो सेशन अदालत है और दहशतगर्दी अदालत है दोबारा इन दरख्वास्तों को सुनकर दोबारा इन पर फैसला करे। 3 दरख्वास्तें जो है वो दहशतगर्दी अदालत में है जबकि 6 केसेस जो है वो सेशन अदालत में है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा इनको सुनने का हुक्म जो है वो जारी किया है। अब चेयरमैन तरीके इंसाफ दोबारा जो है सेशन अदालत में जाएंगे और आदिल कब सुना जाएगा दोबारा, ये भी बता दें नाजरीन को, दोबारा कब सुनने का कहा गया है? देखिए इस हवाले से सेशन अदालत से अब रुजू किया जाएगा, जमानत की दरख्वास्तें जो है दोबारा दायर की जाएगी। इस हवाले से टाइम फ्रेम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नहीं दिया गया था। हम अब चेयरमैन तरीके इंसाफ के वकला जो है वो जाएंगे सेशन अदालत में और दहशतगर्दी अदालत में जहाँ पर दोबारा इन पर जी आदिल से दोबारा हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। जी आदिल सुन पा रहे हैं आप? जी बताइएगा आदिल। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आया है उसके बाद अब चेयरमैन तरीके इंसाफ जो है दोबारा सेशन अदालत और दहशतगर्दी अदालत से रुजू करेंगे। 3 दरख्वास्तें जो हैं जमानत की वो दहशतगर्दी अदालत में दायर की जाएंगी। इसके अलावा जो 6 केसेज है वो सेशन अदालत में दरख्वास्तें जो है दायर की जाएंगी जमानत के लिए और दोबारा रुजू किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी यही हुक्म आया है कि सेशन अदालत और दहशतगर्दी अदालत जो है दोबारा सुनकर चेयरमैन तरीके इंसाफ की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला करे। ताहम इससे कबल जो जमानत खारिज होने का ठीक है आदिल सईद अब्बासी, आपने हमें अहम मामले के हवाले से तफसीलन अपडेट करने के बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। जैसा कि आदिल ने बताया कि कोई टाइम फ्रेम अभी नहीं दिया गया, इस पर अभी उनको अपनी लीगल टीम से मुशावरत करनी होगी और वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे और ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई की 6 जमानतें सेशन अदालत और 3 इंसदादें दहशतगर्दी अदालत ने खारिज की थी। तो ये अहम फैसला है चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। 9 केसेस में दरख्वास्त जमानत खारिज करने का ये फैसला है जो कि सामने आ चुका है। अब आगे क्या पेशरफ्त होगी ये भी वक्त के साथ साथ हमें पता चलेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में अहम पेशरफ्त। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि गवाहों के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। दोनों रहनुमाओं की पेशी के लिए सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया गया। 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। अहम डेवलपमेंट है, 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने की हिदायत सामने आ चुकी हैं। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में ये अहम पेशरफ्त है जिससे आपको अपडेट्स करें। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि गवाहों के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। दोनों रहनुमाओं की पेशी के लिए सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया जा चुका है। 4 अक्टूबर को पेश करने के अहकामात भी अब जारी कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में ये अहम पेशरफ्त है। शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई के हवाले से हम बात कर रहे हैं और उसमें डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है और इस पर देखना ये है कि पेश कब किया जाएगा और किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये अब सारा एक प्रोसेस है वो फॉलो होगा और फिर देखेंगे कि इसमें भी क्या आगे डेवलपमेंट्स आती हैं। एक और खबर है कि FIA की साइफर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया है। रिमार्क्स ये कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ज़रूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। बैरिस्टर सलमान सफ्तर बोले, हम तो आज तैयार होकर आए थे कि समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो आज वो तैयारी करके आए थे लाइव स्ट्रीमिंग के, लेकिन अभी इस पर जो है फैसला होना है। लेकिन उन्होंने वाजे कर दिया लाइव स्ट्रीमिंग होगी और ज़रूर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन ये चीज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि पहले बहुत सारी बातें चल रही थी कि बहुत ये सेंसिटिव से मामलात हैं, इसको नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये चीज़ है
کہ اس کو یہ کہا گیا کہ ضرور کیا جائے گا. اس کے لیے خصوصی عدالت بنائی گئی. ان کیمرہ جو سماعت چل رہی تھی جج ابوالحسنات کی سربراہی میں ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی بھی ان کیمرہ سماعتوں میں جاتے رہے ہیں. ایک ہفتے کے گیپ کے ساتھ 2 ہفتے کے گیپ کے ساتھ یہ ان کیمرہ سماعتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن اب جو چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ سماعت جو ہے وہ ان کیمرہ ہوگی یا نہیں, اور اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے. اب دیکھنے کہ یہ فیصلہ کب سنایا جائے. بالکل براہ راست دکھانے کا عندیہ بھی انہوں نے آج دے دیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس کی عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کا عندیہ ہے. لائیو سٹریمنگ ہوگی اور ضرور ہوگی. یہ چیف جسٹس کے اہم ریمارکس ہیں. ہم نے یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. بہت امپورٹنٹ یہ فیصلہ ہے. چیف جسٹس کا عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کا عندیہ بھی آج ہمارے سامنے آیا. لائیو سٹریمنگ ہوگی اور ضرور ہوگی. چیف جسٹس نے یہاں ہم نے دیکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پر لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ جاری, اور کل بھی اس کی ایک سماعت ہوگی. اور اب ہم سائفر پہ دیکھیں گے کہ کیا سائفر کی بھی لائیو سٹریمنگ ہوگی, اور ایک نئی عدالتی نظام میں اس ادارے میں ایک نئی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لائیو بہت ہی اہم چیز ہے. سٹریمنگ لوگوں کا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ وہ چیز اپنی آنکھوں سے وہ بغیر وہ جو مفروضوں پر کہانیاں بعد میں سامنے آتی ہیں اس سے وہ نکل کر آ رہے ہیں. وفاقی وزراء اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. مرتضیٰ سولنگی اور سرفراز بگٹی اس نیوز کانفرنس میں موجود تھے, اور سرفراز احمد بگٹی کی جانب سے کہا گیا کہ گزشتہ 1 ماہ سے اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائی کی. اینٹی اسمگلنگ کے لیے جوائنٹ چیک پوسٹ چینی کی اسمگلنگ کو جدید ٹیکنالوجی کے باعث کنٹرول کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کہا کہ تمام صوبوں کے ساتھ مل کر خوراک کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. اسمگلنگ کی وجہ سے ملکی معیشت کو زیادہ نقصان پہنچا ہے. صوبوں کے ساتھ مل کر مشترکہ چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں. قانون کے دائرے میں رہ کر کاروبار کرنے والوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ کہا گیا کہ ہماری کوشش ہے کہ ڈالر اپنا اصل جو ڈالر ہے وہ اپنی اصل قیمت پر آ جائے. بالکل. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اسمگلنگ کی وجہ سے ملک کو شدید نقصان ہو رہا تھا. گزشتہ 1 ماہ میں اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی ہے. تو گفتگو آپ نے سنی. ابھی نگران وفاقی وزراء کی جانب سے بات چیت کی جا رہی تھی. آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ کیا اداروں کا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ آزادانہ ہے. فریقین کو حقائق پیش کرنے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں. سپریم کورٹ نے فیض آباد نظر ثانی دھرنا کیس کا 28 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. جی ہاں, 28 صفحات کا یہ تحریری حکم نامہ ہے جو کہ جمع کرا دیا گیا ہے. اٹارنی جنرل کے مطابق وزارت دفاع اپنی نظر ثانی درخواست پر مزید کارروائی نہیں چاہتی. آئی بی پی ٹی آئی نے بھی متفرق درخواست کے ذریعے نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی استدعا کی ہے. سپریم کورٹ میں کیس کی مزید سماعت 1 نومبر کو ہوگی. تو یہ پیش رفت ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. 27 صفحات پر مشتمل یہ حکم نامہ ہے. فریقین کو حقائق پیش کرنے کا ایک اور موقع دے دیا گیا ہے. عدالت کی جانب سے 28 صفحات کا تحریری حکم نامہ ہے. سپریم کورٹ کا تمام فریقین کو جواب 27 اکتوبر تک جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو 27 تک کی ڈیڈ لائن ہے تمام جماعتوں کے پاس. فریقین کو حقائق پیش کرنے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں. عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے فیض آباد نظر ثانی دھرنا کیس کا 28 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے, اور تمام جماعتوں کو 27 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. سپریم کورٹ میں یہ اہم معاملہ ہے. فریقین کو حقائق پیش کرنے کا ایک اور موقع دیا جا رہا ہے. عدالت کی جانب سے یہ اہم ریمارکس اس فیصلے میں سامنے آئے ہیں, اور یقینی طور پر بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. آگے بڑھتے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات کرتے ہیں. عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے یہ. تحریک انصاف نے اضافی دستاویزات جمع کروا دی ہیں. سپریم کورٹ سے اضافی دستاویزات کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنانے کی بھی استدعا کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی نے اضافی دستاویزات اب جمع کروا دی ہیں اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا کی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں اس اہم معاملے سے کہ فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت اب کرے گی, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دیا گیا ہے. پی ٹی آئی نے اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہیں. اضافی دستاویزات کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا کر دی گئی ہے. پی ٹی ایم نے سپریم کورٹ کے متوازی نظام قائم کرنے کی کوشش کی. فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت اب کرے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار. پی ٹی آئی نے اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہیں. جی ہاں, پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ کیس ہے, اس پر اوپن ہیئرنگ جاری ہے. اس سے پہلے بھی ایک سماعت ہوئی, اب دوسری سماعت جو ہے وہ کل ہونے جا رہی ہے, اور یہ غالباً اوپن ہیئرنگ ہی ہوگی.
आगे बढ़े और आपको बताएं कि नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं। 21 अक्टूबर की टिकट जो है नवाज शरीफ ने बुक करवा ली है। लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ उतरेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि 21 अक्टूबर को ही अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, ये फैसला कर लिया गया है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए वो रवाना होंगे। कायद मुस्लिम लीग नून ने निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास टिकट बुक करवाई है। लाहौर एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर उनकी लैंडिंग यहाँ पर होगी। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वतन वापसी का ये अहम मामला है और अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि टिकट बुक करवाई जा चुकी है और 6:25 पर वो लाहौर एयरपोर्ट पर उनकी फ़्लाइट लैंड करने जा रही है। और ये अब तक की तफसीलात हैं कि हतमी फ़ैसला किया जा चुका है और टिकट भी अब बुक करवा ली गई है उनकी जानिब से वापस पाकिस्तान आने के हवाले से। तो अब जो है नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। ये तो बता दिया गया था कि 21 अक्टूबर को वो वापस आएंगे। अब जो है वो टाइम भी जो है मेंशन हो चुका है कि वो 6:25 पर लैंड होंगे। तो नवाज शरीफ जो कि 4 साल बाद वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, इलाज के लिए वो बाहर गए थे और अब वो इलेक्शंस भी करीब हैं और नवाज शरीफ अब जो हैं वो वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को टाइम भी मेंशन कर दिया गया। फाइनली जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो जाएगा और ये चीज़ सामने आ गई कि फाइनली वो वापस आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और निगरान हुकूमत ने महसूलात में कमी दूर करने के लिए सर अब जोड़ लिए हैं। 92 खरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने का ये मिशन है। ज़राअत, जनरल स्टोर्स और रियल स्टेट पर टैक्स लगाने की तैयारियां। इस हवाले से तफसीलात ये हैं कि मनकूला असासों पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ सामने आ चुकी है। गैर मनकूला इमलाक पर कैपिटल गेंस टैक्स को बेहतर किया जाएगा। FBR टैक्स चोरी रोकने के लिए भी मुतहर्रिक अब हो चुका है। तंबाकू, चीनी, खाद और सीमेंट को सबसे पहले डिजिटलाइज किया जाएगा। FBR की जानिब से बताया गया FBR ने मुकदमात और हुक्म इम्तनाई ख़त्म करवाने के लिए अब काम भी शुरू कर दिया है। इससे इजाफी 3 खरब रुपए हासिल किए जा सकते हैं। FBR का टैक्स वसूलियाँ 74 खरब रुपए से 130 खरब तक ले जाने का हदफ है। GST की वसूलियों को 29 खरब रुपए से बढ़ाकर 58 खरब रुपए अब किया जा सकता है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत लग्जरी आइटम्स की दरामद, स्मगलिंग पर भी पाबंदी और हतमी फ़ैसला सख्ती से करने का फ़ैसला है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हजम $2.5 अरब इजाफे से $6.71 अरब हो चुका है। FBR अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% प्रोसेसिंग फ़ीस भी आयद करने जा रहा है। तो ये अहम तफसीलात हैं जो हुकूमत ने महसूलात में कमी के लिए अब सर जोड़े हैं। जी हाँ, तो ये 92 खरब रुपए का टैक्स हदफ है जो कि पूरा करना है FBR की जानिब से। आगे बताएं कि किन शराइत पर अमल दरामद हो चुका है। रिपोर्ट तैयार की गई है। IMF की हिदायत है स्टैंड बाई अरेंजमेंट माहिदे के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। साथ ही साथ स्टेट बैंक से मार्केट की बुनियाद पर डॉलर की शरह तबादला और दीगर इक़दामात पर बात होगी। ज़राए की जानिब से ये कहना है कि नेप्रा और ओगरा से बिजली और गैस के निर्खों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही साथ वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने का मंसूबा ज़ेर गौर आएगा। IMF मिशन सियासी जमातों के साथ मुलाकात और आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत करेगा। तो ये अहम अहदाफ हैं जो कि सामने आएंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, पहले तो ये जो माहिदे हैं महसूलात, इस हवाले से डिटेल दीजिएगा। जो महसूलात की बात कर रहे हैं, 92 खरे का जो टैक्स है इसको हासिल करने के लिए जो दगदो है वो शुरू कर दी गई है। एक तरफ जो पाकिस्तान में ईरानी तेल आ रहा है उसकी वजह से काफ़ी महसूलात कम होने का ख़दशा है। दूसरी तरफ जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसकी मद में भी काफ़ी सारी जो कमी कोताही है उसको दूर करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए भी कुछ कोशिशें जो हैं वो कर दी गई हैं। ये तमाम इक़दामात जो किए जा रहे हैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इसी महीने के आखिर में यानी कि 23-24 तारीख को IMF का एक वफ़द पाकिस्तान आ रहा है जो कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान से तमाम शोबाजात की जो तरवीज तरक्की है उसके ऊपर बात करेगा। कहाँ पे कितने लैब्स हैं, कितना जो अकाउंट्स में कमी है, वसूलियाँ कितनी कम हैं, एक तरफ तो उनके सवाल जवाब होंगे और दूसरी तरफ ये होगा कि आपने अपनी हुकूमत के अखराजात कितने काम किए हैं इसके ऊपर बात होगी। तकरीबन 1.4 ट्रिलियन के करीब जो है पाकिस्तान अपने अखराजात कम करने का इरादा रखता है और इसी तरह से जो वसूलियाँ कम हो रही हैं उसके लिए जो तजावीज़ हैं वो भी उसमें शुगर, टबैको और इसके साथ साथ दीगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं 2-3
उन सेक्टर्स के ऊपर उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। इसके साथ स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात बॉर्डर्स पे शुरू कर दिए गए हैं और जो कह रहे हैं कि ये ऐसी पॉलिसी रखी जाएगी कि जो कोई भी इस मुलव्वस होगा ऐसी ट्रेड में, स्मगलिंग में, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो बेशक किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। तो ये पैरामीटर्स हैं जो मुल्क को मुआशी सतह के ऊपर स्टेबल करने के लिए, इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी में ये इक़दामात किए जा रहे हैं और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं मुख्तदर हलकों की कि इन तो अहम और तमाम सख्त इक़दामात जो हैं वो सामने लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मामला गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। तो 92 खरब रुपए का टैक्स हदफ है जो कि पूरा करना है, पूरी एक स्ट्रैटेजी है जो बनाई जाए कि किस तरह ये जो हदफ है इसको हासिल किया जाएगा। बिल्कुल, महसूलात के वाटर डेवलपमेंट जैसा एक्सप्लेन कर रहे थे, डेफिनेटली ये स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि मुल्क की मईशत जो है वो इस्तेहकाम हो और मामलात बेहतर होते हमें नज़र भी आने चाहिए ग्राउंड लेवल के ऊपर। हमारी आगे बढ़ते हैं और एक और वीडियो आपने शायद देखी हो, सोशल मीडिया पर खासी वायरल वो वीडियो है शहर कायद की मैं बात कर रहा हूँ, कराची की, जहाँ पर एक वैन जा रही है और उस वैन को कुछ एक औबाश किस्म का शख्स है जो फॉलो कर रहा है उस वैन को और उसकी तालिबान ने वीडियो बना ली है जिसको वो हिरासा करने की नाज़रीन कोशिश कर रहे हैं। शहर कायद में रात चलती ख़वातीन और तालिबात को हिरासा करने के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। राशिद मिनहास रोड है ये, जहाँ पर तालिबात की गाड़ी के साथ चलने वाला मोटरसाइकिल सवार शख्स नाजेबा हरकत करता रहा। बाहिम्मत तालिबान ने वीडियो उसकी बना ली और पुलिस ने अब इस वारदात का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज हो चुका है। 3 माह के दौरान ख़वातीन को सरेआम जिनसी हिरासा करने के 7 वाक़यात में से सिर्फ 2 मुल्ज़िमान ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि दीगर का कोई सुराग नहीं मिल सका है। कराची में आए रोज़ वाक़यात आ रहे हैं। इसी पर पहले मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे रजब अली से। ओबाश अफराद बिला खौफ सरेआम खवातीन को जिनसी हिरासा करने लगे। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान जिनसी हरासगी के 7 वाक़यात मंजर आम पर आए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 वाक़यात के ही मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में आ सके। चंद रोज़ कबल राशिद मिनहास रोड पर तालिबात का ताक़ुब करते हुए फहश हरकत करके जिनसी हिरासा करने वाले नामालूम मुल्ज़िम के खिलाफ जोहराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। पुलिस का दावा है कि तकनीकी बुनियादों पर मुल्ज़िम की तलाश शुरू कर दी गई है। इससे कबल खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात गुलिस्तान जौहर, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन में रिपोर्ट हुए। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B, कोरंगी फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17, राशिद मिनहास रोड पर भी वाक़यात पेश आए। इन वाक़यात में पुलिस ताहाल बेशतर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन में खवातीन को हिरासा करने में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलव्विस मुल्ज़िमान के चेहरे CCTV फुटेज में वाज़े होने के बावजूद गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम है। और अली, हम देख रहे हैं कि आए रोज़ ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो मुल्ज़िमान है इनको कोई सज़ा नहीं मिल रही है, कि कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच पा रहे। उसकी वजह से हम आए रोज़ देखते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, दफातर हो, कहीं राह चलती लड़की कहीं भी जा रही हो, स्कूल जा रही हो, तो हम इस तरह के आए रोज़ वाक़यात देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ख़वातीन कॉलेज जाती हैं, कुछ स्कूल्स भी जाती हैं, कुछ जहाँ जहाँ भी जॉब्स कर रही हैं वो, तो वहाँ पर ये वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत गैर महफूज अपने आप को वो समझती हैं तालिबा। मैं आपको पहले एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं कराची की, उसके बाद तफसीलात की बात करते हैं। कराची में खवातीन को हिरासा करने के बढ़ते वाकयात, खवातीन घर से निकलते हुए डरने लगी। अवामी मकामात पर हिरासा किए जाने के वाकयात से खवातीन भी खौफजदा हैं। कहती हैं अब घर से निकलते हुए डर लगता है। घर वालों का भी वो नहीं होता कि वो अकेले भेजें, वो भी डरते हैं। जाहिर है आपको अगर कोई कुछ अगर बोले नहीं, सिर्फ ये हरेसमेंट नहीं होती, एक तरह का घूरना देखना, ये सारी चीज़ भी हरेसमेंट में आती हैं। स्टॉप्स पर लड़कियाँ खड़ी होती हैं, बस स्टॉप होते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, हरेसमेंट करते हैं, समटाइम्स गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो हम लड़कियों के लिए महफूज हो। हिरासानी के वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत के साथ पुलिस को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए घरों से निकलने वाली लड़कियाँ अब अपनी मंजिल तक पहुँचने में खौफजदा हैं। बराह रास्त आपको ले चलें, वज़ीर ख़ारजा इस वक्त बातचीत कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जो हम कराची में जो हिरासा करने वाले वाक़यात हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं, औरतें इस वक्त महफूज नहीं हैं कराची में। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, वो तमाम तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, पाकिस्तान की निफ्स आबादी जो है वो औरतों पर मुश्तमिल है और उसके आए रोज़ उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल नहीं है, यकीनन इसी वजह से ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। क्या रिपोर्ट है इस पर आपके पास?
جی دیکھیں، یہ تواتر کے ساتھ جو ہونے والے جنسی ہراسگی کے جو واقعات، خاص طور پر جو اب اس وقت ہم رپورٹ کر رہے ہیں، 3 ماہ کے دوران جو اب تک جو 7 واقعات رپورٹ ہوئے، سب سے پہلا جو واقعہ 3 جولائی کو رپورٹ ہوا تھا وہ گلستان جوہر میں رپورٹ ہوا تھا، جس پر جو ہے وہ پولیس نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ تمام تر CCTV فوٹیجز مختلف زاویوں سے پولیس کو حاصل ہو گئی تھی۔ پولیس کا یہ دعویٰ تھا کہ تکنیکی شواہد کی مدد سے جو ہے وہ بہت جلد ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا، تاہم آج تک وہ ملزم جو ہے وہ آزاد ہے۔ ان 7 واقعات میں سے جو شہر کے مختلف علاقوں میں ہوئے، سوائے 2 واقعات کے کسی ملزم کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے، جبکہ ہر واقعے کے بعد جو ہے وہ پولیس نے یہی دعویٰ کیا تھا یا تو کوئی مدعی سامنے آ جائے، اگر مدعی سامنے نہیں آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ سرکار مدت میں FIR تو درج کر لی، لیکن جو ہے وہ ملزمان تک پہنچنے سے جو ہے وہ اب تک پولیس قاصر دکھائی دے رہی ہے۔ صرف 2 واقعات کے جو ہے وہ ملزمان پکڑے گئے، جس سے خاص طور پر جو شہر کی جو خواتین ہیں وہ خود کو جو ہے وہ غیر محفوظ سمجھ رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو کردار ہوگا وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہی ہوگا کہ ان کے جو ہے ملزمان کو گرفتار کر کے اگر قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی تو اس طرح کے واقعات میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے مزید جو ہے وہ اضافہ دیکھا جائے گا، جبکہ جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے تواتر کے ساتھ واقعات ہونا جو ہے وہ کافی جو وہ شرمناک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے معاشرے کو ایک جو ہے منفی پہلو بھی جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے، لہٰذا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ متحرک ہو کر جو ہے وہ تندہی کے ساتھ جو ہے وہ ان واقعات کے خاص طور فوری طور پر جو ہے وہ حل کے لیے کوششیں کریں، جبکہ پولیس کا دعویٰ یہ بھی ہے جس طریقے جو 2 روز قبل جو واقعہ جو پیش ہے جو راشد مناز روڈ پر جو ہے فیڈرل بی ایریا میں جو واقعہ پیش ہے جوہر آباد میں، اس میں تو جو ہے وہ ملزم نے انتہا کر دی کہ اس نے اس طریقے سے فحش حرکات جو ہے وہ کرتے ہوئے جو چلتی موٹر سائیکل پر اس نے جو حرکات کی ہیں، پولیس نے بہرحال اس کو جو ہے وہ رپورٹ کر لیا کہ اس میں ایک بات اہم ہے کارروائی کرے اور ان ملزمان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دے تاکہ ایسے واقعات نہ ہو۔ بہت شکریہ رجب علی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو۔ اہم خبر آپ تک پہلے پہنچا دیتے ہیں کہ شیخ رشید کے بھتیجے اور ملازم گھر پہنچ گئے ہیں۔ شیخ رشید کے وکیل نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، کہتے ہیں کہ دونوں افراد غیر قانونی حراست کے حوالے سے کچھ بھی بتاتے سے اس وقت قاصر نظر آ رہے ہیں۔ یہ موقف سامنے ہے، شیخ رشید کے بھتیجے اور ملازم گھر پہنچ چکے ہیں۔ دونوں افراد کو شیخ رشید کے ساتھ 17 ستمبر کو حراست میں لیا گیا۔ دونوں افراد غیر قانونی حراست کے حوالے سے کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں۔ وکیل کا یہ موقف ہے۔ شیخ رشید کے بھتیجے اور ملازم اپنے گھر اب پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں، شیخ رشید کے ملازم اور ان کے بھتیجے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب شیخ رشید کو حراست میں لیا گیا تھا تو ساتھ ہی ساتھ ان کے بھتیجے اور ملازم کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، اور اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ شیخ رشید کے بھتیجے اور ملازم کو جو ہیں وہ اپنے گھر واپس آ چکے ہیں۔ دونوں افراد غیر قانونی حراست کے حوالے سے کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ وکیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے شیخ رشید کے بھتیجے اور ملازم گھر پہنچ گئے ہیں۔ دونوں افراد کو شیخ رشید کے ساتھ 17 ستمبر کو حراست میں لیا گیا تھا۔ دونوں افراد غیر قانونی حراست کے حوالے سے کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں، وکیل کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو شیخ رشید کے بھتیجے اور ملازم جو ہیں وہ اس وقت حراست سے جو ہیں وہ نکل آ چکے ہیں، اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں چودھری سجاد سے۔ چودھری سجاد، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، راولپنڈی سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو شیخ رشید احمد اور دیگر 2 افراد کی غیر قانونی حراست کا جو معاملہ اس وقت چل رہا تھا، سردار شہباز ایڈوکیٹ نے شیخ رشید کے بھتیجے اور ملازم کے گھر پہنچنے کی اس وقت تصدیق کر دی گئی۔ شیخ رشید کے بھتیجے شیخ شاکر اور ملازم شیخ عمران گھر پہنچ گئے ہیں۔ سردار شہباز ایڈوکیٹ کی تصدیق ہوگی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دونوں افراد کو شیخ رشید احمد کے ہمراہ 17 ستمبر کو حراست میں لیا گیا تھا۔ سردار شہباز ایڈوکیٹ کا یہ کہنا ہے کہ دونوں افراد غیر قانونی حراست میں لیے گئے سے اس میں کچھ کہا گیا ہے کہ یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی بتانے بغیر قاصر ہیں۔ ابھی تک انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ ان کو حراست میں کیوں لیا گیا اور ان کے اوپر کیا FIR تھی۔ اس کی مزید جو ہے وہ ابھی تک انٹروگیٹ کر رہی ہیں کہ یہ ایڈوکیٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کو کیوں حراست میں دیا تھا۔ اس حوالے سے معلوم کیا جا رہا ہے حراست میں کیوں لیا گیا۔ آپ نے اپڈیٹ کیا چودھری سجاد، بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں معاملہ ہے شیخ رشید کے بھتیجے اور ان کے یہ تفصیلات سامنے آ رہی کہ وہ گھر پہنچ چکے ہیں۔ دونوں افراد کو شیخ رشید کے ساتھ 17 ستمبر کو ہم نے دیکھا حراست میں لیا گیا۔ غیر قانونی حراست کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں۔ ان کا بھتیجا اور ملازم اب اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ دونوں افراد کو 17 ستمبر کو حراست میں لیا گیا تھا اور وکیل ابھی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ پہ جاؤں تو ایک نجی سوسائٹی سے جو ہے شیخ رشید اور ان کے بھتیجے اور ملازم کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے بھتیجے اور جو ان کے ملازم ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، لیکن شیخ رشید ابھی بھی حراست میں ہے۔ آگے بڑھے اور بتائیں کہ شیخ رشید کو ایک ہفتے میں پیش نہ کیا تو مقدمہ درج ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس صداقت علی خان کے ریمارکس شیخ رشید کی حراست کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران استفسار کیا کہ شیخ رشید
और उनके साथ दीगर 2 अशखास कहाँ हैं, आप अदालत को लिख के दें या शेख रशीद को पेश करें, तो ये उनकी जानिब से कहा गया। बिल्कुल, RPO रावलपिंडी की 15 दिन का वक्त देने की इस्तदा है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के कहने पर 7 दिन की उनको मोहलत भी दे दी है। आप अदालत को लिख के देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे, अदालत की जानिब से कहा गया। RPO रावलपिंडी की 15 दिन का वक्त देने की इस्तदा सामने आई। शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश ना किया तो मुकदमा दर्ज होगा, अदालत के रिमार्क्स हैं। शेख रशीद और उनके साथ दीगर 2 अशखास कहाँ हैं, जस्टिस की जानिब से कहा गया। जस्टिस सदाकत ने रिमार्क्स दिए, आप अदालत को लिख के देंगे इस हवाले से। और RPO रावलपिंडी की 15 दिन का वक्त देने की इस्तदा सामने आई। शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश ना किया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शेख रशीद और उनके साथ दीगर 2 अशखास कहाँ पर हैं, ये भी सवाल किया गया अदालत की जानिब से, और ये कहा गया कि आप लिख कर दें कि शेख रशीद को पेश करेंगे। 15 दिन का वक्त देने की इस्तदा की गई और अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं। तो 7 दिन की मोहलत दी गई है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट ये है कि जिन 2 अशखास की बात की जा रही है वो घर पहुँच गए हैं। नाज़रीन, चेयरमैन PTI की 9 केसेस में दरख्वास्त जमानत खारिज करने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत का मुतालिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की 9 दरख्वास्तों को दोबारा सुने और चेयरमैन PTI की 6 जमानतें सेशन अदालत और 3 इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खारिज की थी। बिल्कुल, आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और 9 केसेस में दरख्वास्त जमानत खारिज करने का फैसला मुअत्तल हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह महफूज फैसला अब सुना दिया है। अदालत का मुतल्लिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की 9 दरख्वास्तों को दोबारा सुने और चेयरमैन PTI की 6 जमानतें सेशन अदालत के हवाले से कहा गया कि वहाँ पर हैं। अदालत का मुतल्लिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का अहम हुक्म सामने आ चुका है। तो दोबारा से जो है वो समातें होंगी और इसमें ये लाजमी है कि मुल्जिम जो है वो अदालत में जाए। तो अब देखना है कि चेयरमैन PTI क्या इन समातों में अदालत में होंगे या नहीं होंगे। तो ये साइफर केस भी है और मुख्तलिफ जो 9 अहम मुकदमात है, जो कि हमारे रिपोर्टर जिससे पहले हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने बताया था कि ये कौन कौन से मुकदमात हैं जिसके अंदर वो अदालत में पेश होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामला है और वो है गैर कानूनी कारोबार करने वालों का। स्मगलर्स हुकूमत के इस वक्त रेडार पर आ चुके हैं और अगर ख़बर दें आपको तो एंटी स्मगलिंग से मुतालिक हर जगह चेक पोस्ट बनाने का ऐलान किया गया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ये कहते हैं कि अफ़गान ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग हो रही थी। आर्मी चीफ ने वाज़े कहा कि फ़ौज के जो लोग मुलव्विस होंगे उनका कोर्ट मार्शल होगा। फ़ौज अपने एहतसाब के निज़ाम को 9 मई के वाक़यात के ख़िलाफ़ कार्रवाई में भी साबित कर चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो दिया गया है और गैर कानूनी कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ ये अहम फैसला किया गया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवा देते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़े डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसका क्योंकि तरीक़ाकार वो पब्लिक होता नहीं है तो इसलिए हमारे नॉलेज में नहीं आता है, लेकिन फ़ौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है और वो अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देख ली है। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जो वीकनेसेस हैं हमें उसको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी हमारे इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं उसको भी हमने कंप्यूटराइज कर दिया है और फिर साथ साथ जो एंटी स्मगलिंग है उसके हवाले से हमने जॉइंट चेक पोस्टें बनाई हैं। वो बलूचिस्तान में इनिशियली, देन KP और पंजाब, हर जगह पर वो चेक पोस्टें बन रही हैं। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है वो बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी और उनके लिए कोई स्पेस जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी इस पाकिस्तान में। साथ ही साथ आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने महसूलात में कमी दूर करने के लिए सर जोड़ लिए हैं। 92 खरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन है। ज़राअत, जनरल स्टोर्स और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। मनकूला असासों पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई है और गैर मनकूला अमलाक पर कैपिटल गेन टैक्स को बेहतर किया जाएगा। FBR टैक्स चोरी रोकने के लिए भी मुतहर्रिक हो गया है। आपको बताएं कि तंबाकू, चीनी, खाद और सीमेंट को सबसे पहले डिजिटलाइज किया जाएगा। FBR की जानिब से ये कहना है। FBR ने मुकदमात और हुक्म इम्तनाए ख़त्म करवाने के लिए काम शुरू कर दिया है। इससे इजाफी 3 खरब रुपए हासिल होंगे और FBR का टैक्स वसूलियाँ 74 खरब रुपए से 130 खरब तक ले जाने का हदफ है। GST की वसूलियों को 29 खरब रुपए से बढ़ाकर 58 खरब रुपए किया जा सकता है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत लग्जरी आइटम्स की दरआमद, स्मगलिंग पर पाबंदी और सख्ती करने का फैसला किया गया है।
अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हजम 2.5 अरब डॉलर इजाफे से 6.71 अरब डॉलर हो गया है। FBR अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% जो है प्रोसेसिंग फ़ीस भी आयद करेगी। तो हुकूमत ने महसूलात में कमी दूर करने के लिए सर जोड़ लिया है और कुछ तजावीज़ है जो कि सामने आ रही हैं और 92 खरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने का ये मिशन है और जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ये देखनी है कि स्ट्रैटेजी कितनी मौसर होगी और डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किन शराइत पर अमल दरामद हो चुका है, ये सारी तफसीलात जाननी बेहद ज़रूरी हैं और रिपोर्ट इस हवाले से तैयार की जाएगी। और IMF की अगर हम बात करें तो IMF की हिदायत ये है कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहदे के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। स्टेट बैंक से मार्केट की बुनियाद पर डॉलर की शरह तबादला और दीगर इक़दाम पर बात होगी। ज़राए का ऐसा भी बताना है नेपरा और ओगरा से बिजली और गैस के नरखों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ारत तवानाई से गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने का मंसूबा ज़ेर गौर आएगा। इसके अलावा IMF मिशन सियासी जमातों के साथ मुलाकात और आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत करने जा रहा है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है और रिपोर्ट इस हवाले से तलब की जा चुकी है। इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिरी अवाल में होने जा रहे हैं और इस हवाले से रिपोर्ट मज़ीद तलब कर ली गई है। IMF मिशन सियासी जमातों के साथ मुलाकात और आइंदा आम इंतखाबात पर बातचीत करने जा रहा है और डेफिनेटली ये बहुत अहम बातचीत होगी जिसमें बहुत सारे अहम फ़ैसले मुतवक्का तौर पर करने के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। क्या शराइत होंगी, इस हवाले से रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी जो IMF की जानिब से कहा जा रहा है। और IMF जो है वो अब जो सियासी जमातों से मिलने जा रही है यकीनन वो भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि कोई मुंतखब हुकूमत आए और एक स्टेबिलिटी हो। उसके बाद जो दीगर आगे फर्दर प्रोसेस है जो कि एक मुंतखब हुकूमत करती है, मुआहदे करती है या जो एक बड़े फैसले करती है, इस वजह से ये जो सियासी जमातों से लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आम आदमी है, आम अवाम है, उनका IMF से सिर्फ एक कंसर्न है कि IMF किस तरह से हमें कोई रिलीफ फराहम कर सकता है। उनको इससे कोई टेक्निकल चीज़ों की इतनी समझ बूझ नहीं है कि क्या होते हैं मुआहदे, क्या होते हैं टैक्सेस। उनकी नज़रें सिर्फ ये है कि हम IMF से कर्जे लेते हैं और हमें उनके साथ कैसे और क्यों लेना है और किस तरह लेना है, तो वो उनका असल में कंसर्न है। यकीनन ऐसे ही देखना है कि ऐसे वो कौन से अहदाफ है जो हमारी हुकूमत अपना सकती है कि उसके बाद हमारे बिजली के बिल कम हो सके, महंगाई कम हो सके, क्योंकि IMF जो है इस वक्त जो है काफ़ी सख्त शराइत जो है पाकिस्तान के सामने लेकर आ रही है और 92 खरब का रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन है और अब ये देखना है कि ये इसको जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है ये स्ट्रैटेजी कितनी मौसर होती है और अब ये आगे वक्त के साथ साथ ये चीज़ें पता चलेंगी। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं और बहुत अच्छी उनकी समझ बूझ है साहब मामले के हवाले से। खाकान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 92 खरब का टैक्स पूरा करने के लिए अब जो मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे उस पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? महंगाई के हवाले से भी बात कीजिएगा और आम आदमी को रिलीफ मिलता देखते हैं आप? तो लेट्स से ओवरऑल इकोनॉमी का जायजा ले लेते हैं। लेकिन टैक्स का हदफ इस साल का हमारा है 9400 अरब 9400 बिलियन फॉर द ईयर FY24 जो मालियाती साल चल रहा है। अगर आप पहले क्वार्टर की इस वक्त पोजीशन देखें तो IMF के साथ, और आपने बिल्कुल सही ये बात सामने रखी, तो जो अहदाफ हम IMF के साथ तय करते हैं वो पूरे करने लाजिम और मलजूम हैं। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे इस वक्त के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और जो एक्सटर्नल पोजीशन है वो IMF के बगैर ऑपरेट करने की हमें इजाज़त नहीं देती। कंसिडरिंग दैट 1977 अरब की टैक्स कलेक्शन करनी थी जो IMF से तय की हुई है। जब ये ख़त्म हुआ है क्वार्टर 30 सितंबर का तो FPR ने 2041 बिलियन कलेक्ट किया। सो इन द फर्स्ट क्वार्टर उन्होंने IMF का जो ये टारगेट था ये हदफ पूरा कर लिया है। अब जो 9400 अरब है वो ओवरऑल डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए कि उसको आगे करने के लिए आपको अगले 9 माह में पिछले 9 माह से कंपेयर करें तो 34% बढ़ाना पड़ेगी अपनी टैक्स कलेक्शन। आई थिंक दैट्स एन अप हिल टास्क। येट जो अब बात होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, उससे इन्फोर्समेंट हो, सो जो टैक्स लागू हैं वो हम कलेक्ट करें। बट नंबर 2 जो आपने जिक्र किया ना, देखें पाकिस्तान में रिटेल होलसेल ये अंडर टैक्स्ड एरिया है। 2022 में पाकिस्तान ने कोशिश की कि 100 रुपए मैं मतलब इसको 3 दफा कहूंगा, 100 रुपए टैक्स लगाया था रिटेलर्स पे, 3000 रुपए माहवार। वो भी ये कहा था कि अच्छा अगर कोई बहुत छोटी दुकानों पे लग गया तो वो भी उठा लेंगे, पर वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये पाकिस्तान की रियलिटी है। जब लोग रिलीफ मांगते हैं तो लोगों को हमें ये भी बताना चाहिए कि जो रिटेल सेक्टर है वो इतना बड़ा है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल है 20-22% है हुजम उसका ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी।
एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपए की कलेक्शन हुई है पिछले साल में। 7200 अरब मैंने और आपने और पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों ने मिलकर दिया। उसमें से जो एग्रीकल्चर 23% है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपए आया। और तीसरा तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हमें इतना डिसइंसेंटिवाइज करना चाहिए कि प्लॉट्स की कीमत नीचे जाए, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कीमतें नीचे जाएं ताकि लोग और कारोबार कर सकें। और वो है कि हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर खाकान नजीब, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली IMF भी ये बात करता है कि अमीरों पर टैक्स ज़्यादा लगाए जाएं, गरीबों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल ग्राउंड लेवल पर हमें वो रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे मामला जो हैं अभी वो मज़ीद ख़राब और ये समझ लें अवाम के लिए मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी मंजरनामे से खबर है कि कौम के इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, वक्त ने साबित किया कि नवाज शरीफ ने ईमानदार, खलूस और मेहनत से मुल्क को कौम की खिदमत की है। शहबाज शरीफ से रहनुमाओं ने कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की काविशों को भी सराहा है। यहाँ मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की काविशों को सराहा। कौम के इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है, शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है। नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने ईमानदारी, खलूस और मेहनत से मुल्क की खिदमत की है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से ये अहम मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये गुफ्तगू की है और ये अहम चीज़ें उनकी जानिब से कही गई हैं। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की काविशों को भी सराहा है। कौम के इत्तेहाद की बात करते हैं और वो कहते हैं कि मुल्क को मसाइल से निकालने का वाहिद जो हल है वो इत्तेहाद है। नवाज शरीफ तामीर और तरक्की की बात करते हैं। ईमानदारी, खलूस और मेहनत से मुल्क की उन्होंने खिदमत की है और ये साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है। ज़ुहैब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी ज़ुहैब। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपनी रिहाइश गाह पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं से जो है वो मुलाकातें की हैं, जिसमें राना तनवीर हुसैन, राना मशहूद अली खान और सरदार अवैस खान लिगारी समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं से कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया और तैयारियों के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई। अपने रहनुमाओं ने जितने भी रहनुमा उन्होंने अपने अपने इलाकों में कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से शहबाज शरीफ को जो है मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी और पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान का जज्बा देकर जो है वो शहबाज शरीफ ने उनको काफी ज्यादा जो है खराज तहसील भी पेश किया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं कारकुनानों की काविशों को भी सराहा। तारीख और इस वक्त मौका पर शहबाज शरीफ का ये कहना था कि तारीख और वक्त ने गवाही दी है कि नवाज शरीफ इनके साथियों ने ईमानदारी, खलूस और मेहनत से कौम मुल्क की खिदमत की है। तमाम ये मुलाकात जो है मुलाकातों का सिलसिला जारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कायद नवाज शरीफ की इस्तकबाल की तैयारियां जो है भरपूर करेगी और भरपूर तरीके से जो है उनका इस्तकबाल किया जाएगा। ठीक है ज़ुहैब काज़मी, आपने आगाह किया इस मुलाकात के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। बात की जा रही है बेसिकली कि इत्तेहाद किस तरह से कायम करना है। तमाम तर कारकुनान की बात वो कर रहे हैं, मुलाकात की जा रही हैं और इस मुलाकात के अंदर जो एक एजेंडा है मारिया वो यही है कि तैयारियां कैसी करनी है, किस तरह से नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी और पार्टी को यूनाइट करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो ऐसा ना हो कि वो वापस आएँ और पार्टी में इख्तलाफात हों, कोई किसी डायरेक्शन में हो, कोई किसी डायरेक्शन में हो। तो उनके लिए ग्राउंड जो है बेसिकली वो पार्टी के अंदर वो तैयार किया जा रहा है और मिलकर आगे इत्तेहाद के तौर पर चलने की और अगर इख्तलाफात है भी तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो ये इख्तलाफात जो हैं ज़रूर जो हैं वो हट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आगे बढ़े बताएं कि हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात करना नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, नवाज शरीफ की शख्सियत पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। उन्होंने भी नवाज शरीफ का जिक्र कर दिया कि कोई ऐसी बात नहीं वो उनके खिलाफ करना चाहते, कोई जिक्र नहीं करना चाहते, बड़ा न्यूट्रली उन्होंने बैलेंस किया। साइफर का बयानिया बनाकर PTI ने जलसे किए, ये भी यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से कहा गया। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं वो। मैं उनकी ज़ाती शख्सियत पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। सियासतदान है, हर सियासतदान को लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो आकर अपना रोल अदा करें। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम करें। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने 9 जुलाई को 9 मई को उन्होंने जो इंस्टॉलेशन थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उन पर जो हमला किया है, उनके अलावा बाकियों के लिए तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। मैं उनकी ज़ाती
शख्सियत पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। गिलानी का मौक़िफ़ है और नवाज शरीफ के हवाले से बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि कोई उनके मुतालिक बात नहीं वो करना एक चाहते। बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है कि सब सियासतदानों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो कि हमने यही सुना है कि इलेक्शन कमीशन है जो कि तमाम सियासतदानों को, जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देगा। सर पीपल्स पार्टी जिक्र करी लेवल प्लेइंग फील्ड का, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा और इलेक्शन तो सामने आ गए भी नजर आ रहे हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने हल्का बंदियां भी चैलेंज कर दी, तो बड़े मामलात हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी हमारी इलेक्शन के लिए तैयार है। आप अभी देखा, आज हमने बात भी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा ताज हैदर हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनसे पूछा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें चल रही हैं, आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, सर पे आगे इलेक्शंस, तो आपके तैयार हैं या आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे? तो उन्होंने कहा कि जी आप कल करवा लें इलेक्शन, हम कल भी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी जो है ना डायरेक्शन, दो किस्म के बयानात है। इलेक्शंस करवाने की बात तो हो रही है, तमाम जमातें इलेक्शंस के लिए तो रजामंद है, लेकिन सब चाहते हैं कि हमारे मुताबिक जो है इलेक्शंस हो जाएं। इस हवाले से जो है इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से। फिर हमने देखा कि हल्का बंदियों के हवाले से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को में चैलेंज भी किया इसको। तो ये तो थी दिन भर की 10 अहम खबरें और क्या क्या आज चल रहा है पाकिस्तान में और क्या क्या मुख्तलिफ। जो आपने आखिरी खबर पढ़ी है वो खबर क्या है? जी हाँ, वो अब उसको क्या खबर को कहें, अजीब कहें या क्या कहें, इस तरह की खबरें जब आती हैं और डेफिनेटली वो सोशल मीडिया पर खासी वायरल होती है। मैंने सुबह वो खबर पढ़ी थी और मैं थोड़ा सा पढ़ने के बाद वो शौक हो गया था खबर। लेकिन खैर अभी जो हमने बात करनी है वो एक बहुत अहम मसले के हवाले से बात करनी है और वो मसला जुड़ा है शहर कायद के हवाले से, कराची के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होगी जिसमें हिरासा किया जा रहा है ख़वातीन को, उनकी वैन को फॉलो किया जा रहा है एक शख्स की जानिब से। राशिद मिन्हाज रोड है, वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार की नाजेबा हरकत सामने आती हैं। तालिबात की गाड़ी के साथ चलने वाला मोटरसाइकिल सवार नाजेबा हरकत करता नजर आता है। एक बाहिम्मत तालिबान ने औबाश की वीडियो बना ली और उसको वायरल भी किया। जौहराबाद पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आ सकी। तकनीकी बुनियादों पर मुलजिम की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से इस पर ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। औबाश बिला खौफ सरेआम अब ख़वातीन को जिनसी हिरासगी का सामना करना पड़ रहा है, उनको तंग कर रहे हैं और ये वाक़यात हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने में 7 वाक़यात सिर्फ कराची की बात की बात है। अफसोस की बात है कि ये वाक़यात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर सख्त सज़ाएं दी जाए इन लोगों को ताकि ये वाक़यात कम हो और ख़वातीन जो हैं वो बाहिफाजत अपने घरों से निकल सके। नाज़रीन, औबाश बिला खौफ सरेआम ख़वातीन को जिनसी हिरासा करने लगे हैं। कराची में 3 माह के दौरान ख़वातीन को हिरासा करने के 7 वाक़यात पेश आए हैं। सिर्फ 2 मुल्ज़िमान ही गिरफ्तार किए जा सके हैं, दीगर का कोई सुराग नहीं मिल सका है। साथ ही साथ वाक़यात गुलिस्तान जौहर, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन में रिपोर्ट हुए हैं। तो ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, ब्लॉक 17, राशिद मिन्हाज रोड पर भी वाक़यात हुए हैं। CCTV में मुल्जिमों के चेहरे वाज़े हैं। पुलिस मुल्जिमों को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। तो कराची में आए रोज़ ये हिरासत करने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ख़वातीन के लिए घर से निकलना मुश्किल हो चुका है कि वो अपने वर्क प्लेसेस पे जा सकें, बच्चियां स्कूल जा सकें या औरत कोई भी खातून है जो कि कोई राशन लेने जाए, किसी ज़रूरी काम से जो है बाहर निकलना ख़वातीन के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये दरिंदे, ये औबाश लोग जो हैं दंदनाते इस वक्त गलियों में फिर रहे हैं और वो बेदा खौफ और डर जो है ये जो है इक़दाम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी अहम तरीन मामले पर, ये जो शहर कायद का मामला, इस पर हमने मदू किया है। हमारे साथ मौजूद है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, समाजी रहनुमा है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पर बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ, आपके सामने तमाम तर मामला है, ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे स्पेसिफिकली कराची की बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ पर पिछले 3 महीने में 7 वाक़यात रिपोर्टेड हैं जो सामने आए हैं, जिसको पब्लिकली हम देख रहे हैं मामलात को। बाकी अनरिपोर्टेड तो हम जानते नहीं कौन कौन से मामलात हैं। तो ये जो पब्लिकली इस तरह से हिरासा किया जा रहा है, क्या समझती हैं, क्या इसकी बड़ी वजह है? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए दावत दी। आपने इब्तिदा में फरमाया कि आज आप सिर्फ कराची के बारे में बात करना चाहते हैं। सिर्फ एक जुमला मुझे कहने की इजाज़त दे दीजिए और वो ये है कि कराची में बार बार और तवातुर के साथ ये वाक़यात या मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर या CCTV कैमरास के ऊपर क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि कराची में ज़्यादा शऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं, ख्वानदगी की शरह ऊपर है और बाकी तमाम जगहों में ज़रूर हो रहा होगा, सामने नहीं आ रहा
इस पे मेरा ख्याल में कि आप एक अलहदा एक गुफ्तगू रख लें, क्योंकि इस पे कम से कम 15-20 मिनट आध घंटे की एक सहर हासिल गुफ्तगू हो सकती है कि हमें लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह वगैरह, हैदराबाद, सखर, मुल्तान से क्यों नहीं ये इस तरह की वीडियोस और CCTV कैमरा फुटेज आ रही। ये भी एक स्टडी है अपने अंदर। अब वापस आते हैं कराची के ऊपर। सबसे पहले तो मेरा सलाम है उन बच्चियों, नौजवान औरतों पर सलाम पेश करती हूं मैं, जो बहादुरी के साथ, तवातुर के साथ इन रूनुमा होते हुए वाकयात का सामना कर रही हैं, फेस कर रही हैं और मुकाबला कर रही हैं। सिर्फ फेस ही नहीं कर रही हैं, ओहो ये मेरे साथ हो गया अब मैं घर जाके रोने लग जाऊं, नहीं। एक ने हमने देखा बैग मारा, दूसरे ने उसका हाथ झटक दिया, खास तौर पे वो जो दाढ़ी वाला मौलवी मोटर बाइक पे था उसको तो भगा दिया, एक दो को तो पसपा करके भगा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान कुन पहलू इसका ये है कि जिनसी हरासानी करना, उस पे अभी बात करेंगे अगर आप मुझे मौका देंगे कि कानून क्या कहता है और फिर आगे के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है, कोई तजावीज़, वो हम 2 मिनट के बाद कर लेंगे अगर आपके पास वक्त हो। इस वक्त जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि क्या वजह पेश आ रही है कि हाथ लगाते लगाते अब हम औरतों पे कब से देख रहे हैं, मेरे बचपन से भरी हुई क्राउडेड मार्केटों के अंदर हाथ लगा के चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता क्राउड के अंदर कि कौन था और कहाँ भाग गया और छुप गया। ये तो कब से चलता चला आ रहा है। हमें इसका नाम नहीं आता था, वो लफ्ज अल्फाज नहीं आते थे, वो कवानीन मौजूद नहीं थे, लेकिन मैं तो अपने बचपन से देख रही हूँ, आप लोग सब भी देख रहे होंगे। जो पहलू बहुत ज्यादा परेशान कुन और एक लम्हा फिक्रिया है और फिक्र अंगेज है हमारे लिए, वो ये है कि इसका जो एक सेक्सुअल पहलू आ रहा है, सिंफी बात नहीं कर रहे हम, जिनसी बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों में फर्क होता है। जी बिल्कुल। इसका एक जिनसी पहलू जो सामने आ रहा है वो मैं समझती हूँ कि उसको हमें किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ तो करना होगा। पता नहीं आपके टीवी पर ये कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, लेकिन जो हरकत नौजवान, आप लाइव हैं तायरा साहब, आप लाइव हैं, आप बोल रही हैं, आप लाइव बोल रही हैं। I will not use the word। जो अल्फाज, जो लफ्ज मुझे इस वक्त इस्तेमाल करना था, जो अभी कराची में जो वाकया पेश आया, वो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करती आपकी एहतराम में। लेकिन सबने देखा होगा, हम सब, हालांकि उसको उन्होंने पिक्सेलेट कर दिया है, लेकिन पिक्सेलेट करने से चीजें छुप तो नहीं जाती। क्या वजह है? सारी दुनिया में औरतें बाहर निकलती हैं, 56 इस्लामी ममालिक हैं, अपने आप को हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये वावेन देख रहे हैं आप, कहते हैं पाकिस्तान एक मुताहिर लोगों का मुल्क होता है, तहारत भरा पाकिस्तान, पाक लोगों का पाक मुल्क। क्या वजह पेश आ रही है कि हमारे नौजवान लड़कों और मर्दों को ये कुछ करना अच्छा लग रहा है, जरूरत पेश आ रही है? क्या है इसमें? माहिर नफ्सियात को बुलाने की जरूरत है। कतकलामी की माजरत चाहूंगा, इस सोच को कैसे बदलना है? ये कोई नफ्सियाती मरीज है, इसकी सोच क्या कोई तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है? रोकना कैसे हमने इसको? ना तालीम की कमी है, ना तरबियत की कमी है, ना माहिर नफ्सियात को मेरा ख्याल में बुलाने की ज़रूरत है, ना लंबे चौड़े कोई उसके साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि पोर्नोग्राफी $1 बिलियन, कई 30-40 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। कोई, हम रुपयों की नहीं बात कर रहे, 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया, हम 4,000 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि पोर्नोग्राफी क्या चीज होती है, और वो इस शिद्दत से और इस तवातुर के साथ और इस तेजी से फैल रही है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ आपको कसूर का वाकया नहीं याद? जी बिल्कुल। 2017 और 18 में जो कुछ हुआ कसूर में, और फिर वो पकड़े भी गए, और ज़ैनब का वाकया हुआ, और ज़ैनब के रेपिस्ट और कातिल को फांसी दे दी गई। इस पे भी मैं बात करना चाहती हूँ, प्लीज अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे। जी प्लीज, आप इसको बस कंक्लूड कर दीजिएगा कि हमने इनको रोकना कैसे, रोकथाम इसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि सोल्यूशन चाहिए। रोकथाम
चौक पर लटकाने से नहीं है। वो जो एक बिल इस वक्त जमात इस्लामी ने पेश किया हुआ है सेनेट के अंदर, चौक पर लटका दो और फौरी तौर पर लटका दो। उससे हमारी पहले से ही सोसाइटी बहुत ब्रूटलाइज्ड है, बर्बरियत पर उतर आई है, एक वहशियाना तशद्दुद पर उतर आई है। तो हम चौक पर लटका देंगे तो क्या कुछ बेहतर हो जाएगा? दो गलतियां एक सही कर देती हैं? नहीं, हमें अपने तालीमी निसाब को बदलना होगा। हमें अपने लड़कों और लड़कियों को अगले दूसरे सिंफ के लिए इज्जत और एहतराम सिखानी होगी। हमने ये सिखाना होगा कि सिर्फ मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी, सिर्फ मेरे घर की औरतें ही लायक एहतराम और इज्जत और इस तरह नहीं है कि उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना। हर औरत इंसान है और इंसान होने के नाते वो लायक इज्जत है और एहतराम है। और ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये गलत है। ये ना इंसानियत के हवाले से, ना कानून, हमारा तो 2010 से कानून है इस चीज के खिलाफ। क्यों नहीं कानून अमल दरामद होता? मैं कहती हूँ कि आप चौक पर लटकाने के बजाय या डेथ पेनल्टी देने के बजाय आप कानून इस्तेमाल करके उनको जेल में डालें। 2-3 को जेल में डालेंगे, आप देखते हैं किस तरह चुटकी भर में खत्म हो जाता है। वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, अभी तक तो गिरफ्तार नहीं किए गए बहुत सारे लोग जिनके चेहरे वाज़ेह हैं। यही तो मेरा पॉइंट था कि कराची की भी बात कर लेते हैं और शहरों की भी बात करते हैं। यहाँ पर सियासी अज़्म नहीं है, पुलिस करप्ट है। मुझे कहने दीजिए, पता नहीं आप बाद में इसको डिलीट कर देंगे या नहीं कर देंगे, मुझे नहीं मालूम, कि सेंसर हो जाएगा। पुलिस इज टोटली करप्ट। अगर मैं पकड़ा भी जाऊंगा कल तो मैं 500 रुपए दे के, हजार रुपए दे के, महंगाई बढ़ गई है, 1000 रुपए दे के छूट जाऊंगा। इसको अंग्रेजी जबान में इम्प्यूनिटी कहते हैं। डर और खौफ, गिरफ्त का और पकड़ का खौफ जब आपसे उठ जाए, जब आपको यकीन हो कि आप छूट जाएंगे, उसको इम्प्यूनिटी कहते हैं। लास्ट रिमार्क्स ताहिरा साहिबा दीजिएगा, कंक्लूड कर दीजिएगा अपनी इस बात को। मैं सिर्फ तालीमी निसाब को, तदरीसी कुतुब को नहीं बदलना, वालिदैन और असातिज़ा की भी जिम्मेदारियां आती हैं। और ये जो मदरसों में जो मुल्ले कर रहे हैं अपने मदरसों के अंदर, रोजाना कोई ना कोई खबर आई हुई होती है जिनसी तशद्दुद की। तो हमें घर में भी अपने लड़कों को, लड़कियों के लिए इज्जत और एहतराम सिखाना है, बाहर की लड़कियों के लिए, अपने घर की नहीं। ठीक है। असातिज़ा को भी समझाना है और मदरसों को रिफॉर्म करें। खुदा का वास्ता मदरसों को रिफॉर्म करें। ठीक है। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, समाजी रहनुमा है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और डेफिनेटली अब बहुत सारे यहाँ मामलात पर इन्होंने बड़ी तफसीली रोशनी डाली है। का कलमी है PNN के तवज्जो से बड़ा अहम इशू है जो कि रेज हुआ है और हमारी यही कोशिश थी कि ये इशू रेज किया जाए ताकि कोई एक आदमी भी अगर इससे कोई सबक हासिल कर ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ताहिरा साहिबा की जानिब से कहा गया कि तालीमी निसाब जो है वो बेहतर होना चाहिए। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी से हटकर हमारे माशरे की खवातीन पे बात करनी बिल्कुल, दूसरों की खवातीन की भी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने ये बात की है कि हम समझते हैं कि सिर्फ हमारे घर में जो खवातीन है वही काबिले एहतराम है, जो बाकी हैं वो नहीं है, लेकिन जो सज़ाएँ हैं वो मिलनी बहुत ज़रूरी हैं और उससे पहले उनको गिरफ्तार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि शक्लें उनकी टीवी पर चल रही हैं, तमाम तर सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उनके चेहरे वाजे हैं, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सिर्फ 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए और पिछले 3 महीने के अंदर 7 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। सही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ज़लज़ला पेमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे ने चमन फॉल्ट लाइन में आइंदा 2 रोज़ में ज़लज़ले की पेशगोई कर दी है। ISSGSP के मुताबिक बलूचिस्तान में ज़ेरे ज़मीन चमन फॉल्ट लाइन में तेज़ लर्जिश रिकॉर्ड की गई है और इस इलाके में अगले 2 दिन में कोई ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है, जिसकी शिद्दत पर 6 या उससे ज़्यादा जो है वो बताई जा रही है। बिल्कुल, इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ और ये जो खबर सामने आ रही है ये एक पेशगोई है। इससे पहले भी बहुत सारी पेशगोइयाँ हम देख चुके हैं जो की गई थी और ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें टर्की का, रिसेंटली आपको याद होगा जब तुर्की में ज़लज़ला आया तो उसकी प्रेडिक्शन पहले की गई थी कि वहाँ पर ये ज़लज़ला आ सकता है और देखा कि वाकई में वो प्रेडिक्शन, वैसे तो मेरा ख्याल है ऐसी प्रेडिक्शंस शायद नहीं होती हैं, की नहीं जा सकती, लेकिन अगर कोई कर रहा है और वो पूरी हो रही है तो लोग फिर उस बंदे के ऊपर फोकस करते हैं। यकीनन इसके कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे जिस पर ये प्रेडिक्ट किया जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद रफ़ी, सिस्मोलॉजिस्ट हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जाहिद रफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह हमने देखा कि जो टर्की में ज़लज़ला आया है उसकी पहले प्रेडिक्शन की गई थी और हमने देखा कि वह ज़लज़ला अभी आ जाता है। बलूचिस्तान में ज़लज़ले की उस साइंसदान की जानिब से प्रेडिक्शन की जा रही है, तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हमें कुदरती आफात का पता चल सकता है? नहीं, बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं है। हमारा अपना टर्की की ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ हमारा बड़ा क्लोज इंतजाम रहता है
ہماری ان کے ساتھ ریسرچ کولیبریشن رہتی ہے. اس وقت بھی ہماری ٹرکی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ایسی بات نہیں ہے کہ اس ڈچ سائنٹسٹ نے کوئی پروڈکشن کی ہے, اس کی پروڈکشن کے مطابق ہمارے اس ملک میں جو ہے اتنا بڑا ارتھکویک آئے گا. انہوں نے کیسے نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں اپنے میگنیٹزم کے اوپر, سولر میگنیٹزم کے اوپر. سولر میگنیٹزم سے آپ جو ہے وہ ارتھکویک کی پروڈکشن جو ہے وہ ایک پیرامیٹر تو ہو سکتا ہے لیکن باقی اور بھی بہت سے پیرامیٹر ہوتے ہیں. اور پھر ویسے بھی جو پریڈکشن کا ورڈ ہے وہ ورڈ ہی غلط ہے نا. اگر تو آپ بات کریں جیولوجیکل ٹائم کی کہ اگلے 10 سال میں 5 سال میں یا 20 سال میں فلاں جگہ پہ یہ پاسبل ہے تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے کیونکہ اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ 24 گھنٹے کی 2 دن کی 3 دن کی کی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیان سامنے آیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر بلوچستان میں یہ جو زلزلہ آئے گا تو آپ اس کو نفی میں لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان کی اگر بات کرتے ہیں نا, ہمارا نیٹ ورک ہے وہ تو 24 گھنٹے ارتھ کی مانیٹر کرتا رہتا ہے, وہ ارتھ کی ڈیٹیکٹ کرتا رہتا ہے. یہ چمن فالٹ کی بات کرتے ہیں تو چمن فالٹ تو آلریڈی ایسی فالٹ ہے, ایکٹیو فالٹ ہے جہاں پہ ارتھکویکس آتے رہتے ہیں, چھوٹے بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں. اور اتنے ارتھکویکس ہوتے بھی ہیں چھوٹے جو کہ امپورٹنس نہیں گین کر پاتے ہیں میڈیا کے اندر بھی یا لوگوں میں بھی, لیکن ہمارا جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر کوئی وہاں پہ کہہ دے. اچھا زاہد حفیظ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیوچر میں ایسے آپریٹرس آ سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی بولا تو ہے کہ ہم لوگ پریڈکشن کا ورڈ یوز نہیں کر سکتے, لیکن ابھی میرے پاس اور کوئی اصطلاح نہیں ہے. تو کیا ہم قدرتی آفات کو کوئی ایسے آپریٹرس فیوچر میں آ سکتے ہیں کہ ہم لوگ پریڈکٹ کر سکیں کہ کوئی قدرتی آفات جو ہیں وہ آ سکتی ہیں, زلزلہ ہو گیا یا کوئی بھی دیگر؟ دیکھیں قدرتی آفات تو کئی قسم کی ہیں, جیسے سیلاب ہے پتہ لگ جاتا ہے, ویدر ہے پتہ لگ جاتا ہے, سائیکلون ہے پتہ لگ جاتا ہے, ہریکین ہے پتہ لگ جاتا ہے, وہ پتہ لگ جاتا ہے. لیکن وہ آسمان کے اوپر ہے, ایٹماسفیئر پہ آپ کو ویزیبل ہے. یہ ارتھکویک تو 20 کلومیٹر جو ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے, تو وہ اس تک پہنچنا جو ہے وہ ناممکن ہے کہ وہاں پہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ ہونے والی ہے, ناممکن ہے کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. بہت شکریہ زاہد حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کی باتوں سے یہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انشاءاللہ بلوچستان میں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ نہیں آئے گا. ایسی ناجہانی آفات ہے وہ جو نہیں آئیں گی. لیکن ڈچ سائنسدان نے پریڈکشن کی ٹرکی کی, لیکن وہ سچ ثابت ہو گئی. جس طرح سے آپ نے بات کی ٹرکی والی, تو یہ چیز سوشل میڈیا پر واقعی میں ڈسکس ہو رہی تھی. جب یہ بات کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ایک بندے نے پریڈکشن کی اور آن ریکارڈ موجود ہے اس کی پریڈکشن, وہ سچی ثابت ہو جاتی ہے. وہ اب تکا لگ گیا, وہ بائی چانس ہو گئی, لیکن وہ ہو گئی. لیکن اب اس پر ایک اور چیز بھی آپ نے شاید سنی, وہ ہے ہارپ ٹیکنالوجی. ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا گیا, یہ بھی سوشل میڈیا کی پیداوار چیز ہے, جس پہ کہا گیا کہ مصنوعی زلزلہ لے کر آیا جاتا ہے. کچھ ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو آرٹیفیشل زلزلہ لے کر آتی ہیں اور اسپیسیفک ایریا کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر. اتنی ترقی میں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آرٹیفیشل آ رہی ہیں, لیکن اب دیکھیں وہ تردید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جیسے ہم زلزلہ پہلے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی. انہوں نے کہا کہ پریڈکشن بھی جو ہے آپ نے اصطلاح یوز نہیں کرنی, لیکن مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ پریڈکشن کے علاوہ کون سی اصطلاح یوز کی جائے. لیکن اس وقت اس کو ہم اچھی خبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا کوئی کچھ بھی جو ہے جو پریڈکشن کی گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور اللہ ہم سب کو اور باہر بھی دیگر ممالک میں بالکل. ایک نیوز شامل کرتے ہیں. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سنم جاوید سمیت دیگر کے خلاف عسکری ٹاور حملہ کیس کی سماعت. سنم جاوید کو عسکری ٹاور حملہ کیس میں شناخت کر لیا گیا ہے. عدالت نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے. عدالت نے سنم جاوید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ہے. عدالت نے دیگر خواتین کو شناخت نہ ہونے پر مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ہے. اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے, اور ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے. جسمانی ریمانڈ کی 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھجوایا گیا ہے. عدالت نے یہاں فیصلہ کیا ہے سنم جاوید کے حوالے سے, اور یہ عسکری ٹاور حملہ کیس کی یہ سماعت ہے جس حوالے سے یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے. سنم جاوید سمیت دیگر کے حوالے سے ایک اہم کیس ہے. سنم جاوید کو عسکری ٹاور حملہ کیس میں شناخت کر لیا گیا ہے. اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے جو آپ سے کچھ دیر قبل آئی, آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے. خصوصی عدالت نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کیا ہے, اور 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کو انہوں نے منظور کر لیا ہے. اور یہ عسکری جو حملہ کیس تھا اس حوالے سے ڈیولپمنٹ سامنے آئی. ان کو جو ہے ان کی شناخت ہو چکی ہے. ایک اور خبر ہے کہ قومی ایئر لائن کے اربوں روپے خسارے میں جہازوں کے گراؤنڈ ہونے کا اہم کردار ہے. جہازوں کے طویل جو گراؤنڈنگ سے 38 ارب 40 کروڑ کا ریکارڈ نقصان ہے. پی آئی اے کی آڈٹ رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں. طیارے عارضی
ग्राउंडिंग और शेड्यूल मेंटेनेंस की वजह से ग्राउंड रहे हैं। बिल्कुल, इंतजामिया ने 19 से 28 दिन का तखमीना वक्त मुख्तस किया है। इंतजामिया की जानिब से सुस्त रवि के नतीजे में तैयारों की 905 दिन तकमील ग्राउंडिंग हुई है और ये खबरें सामने आ रही हैं कि 26 और 32 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। एक जहाज़ की मेंटेनेंस में 520 दिन लगते हैं और दूसरे के हवाले से कहा गया कि 777 दिन के हवाले से बात की जा रही है और यह हम डेवलपमेंट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी नसीर वाहगा। नसीर वाहगा, अरबों रुपए के खसारे की वजूहात सामने आ गई हैं और ये कहा जा रहा है कि जहाज़ों के ग्राउंड होने का अहम किरदार है इसके पीछे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि 38 अरब 40 करोड़ रुपए का एक रिकॉर्ड नुकसान है और पीआईए किस बुरी तरह खसारे में जा रही है। पीआईए के पास अब तैयारों के पुर्जे खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यही वजह है कि जो तैयारा एक दफा ग्राउंड होता है बस वो फिर ग्राउंड ही रहता है। जाहिर है इनके तैयारे बैरून मुल्क, इनके पुर्जे बैरून मुल्क से आते हैं। अब 777 जो जहाज है उसका आपने अंदाजा लगा लेना है कि कितने महंगे पुर्जे होंगे। पीआईए के पास पैसे नहीं है, ना पुर्जे आएंगे ना जहाज चलेंगे और इससे भी बड़ा नुकसान देखेंगे। पीआईए जो है इस वक्त खसारे का शिकार है और उम्मीद करें कि जो पीआईए जो कि एक बेहतरीन एयरलाइन किसी वक्त में होती थी वो दोबारा जो है बेहतरी की तरफ जाए। नाजरीन, इसी के साथ पाकिस्तान लाइव से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए PNN।